हेलो, नमस्कार, खमांगणी, राम राम। और एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करते हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के आधुनिक विश्व का इतिहास, यानी कि अपनी सब्जेक्ट रहेगी इतिहास, और उसमें भी आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें अपन पढ़ेंगे 15वीं शताब्दी से 1945 तक के जितना भी इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास का इस क्लास में उन प्रश्नों का समावेश किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाली एग्जाम की तैयारी को और आपको बेहतर बनाएगी। और इसके प्रश्न पत्र की बात करें तो इसका प्रश्न पत्र 80 नंबर को देखने को मिलेगा। और भाग दो मिलेंगे। भाग अ में आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 10 मिलेंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और भाग ब में 10 निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से किन्हीं 5 को करना है और प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होगा। अभी चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, सामंतवाद के पतन का कोई एक मुख्य कारण क्या है और यूरोप में इसके पतन का क्या परिणाम हुए। अब अपन बात करते हैं सामंतवाद के पतन का क्या कारण था और उसके बाद क्या परिणाम हुए। बात करें सामंतवाद की बात करें तो उस समय एक भूमि के स्वामी के रूप में सामंतों को देखा जाता था, जो उस समय यूरोप में जो है राजाओं को सहायता प्रदान करते थे। सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान और मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास था। और सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण की बात करें तो आपके व्यापार और वाणिज्य का पुनरुत्थान, यानी कि उस समय व्यापार की पुनरुत्थान या व्यापार का पुनर्जागरण हुआ, जिसके कारण जो है वो सामंतवाद गंद हुआ। और उसके साथ साथ मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास था और उसके साथ साथ मुद्रा का प्रचलन आ गया, और जिससे व्यक्तियों का जीवन जो है सरल हो गया। और जो किसान वर्ग थे, जो सामंतों पर निर्भर थे, वो अब सामंतों पर निर्भर नहीं रहने लगे। इसके पतन के परिणाम स्वरूप यूरोप में सामंतों की शक्ति कमजोर हो गई और वाणिज्य और व्यापार की उत्पत्ति के कारण जो है वो सामंतों की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई, जिससे शक्तिशाली केंद्रीकृत राजतंत्र के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। और उसके कारण जो है वो आपके केंद्रीकृत जो है शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ, यानी कि जो राजा पहले सामंतों पर निर्भर था, अब वो सामंतों पर निर्भर नहीं रहने के कारण केंद्रीकृत राजतंत्र का उदय हुआ। सामंतवाद को आप समझे तो भारत में जिस प्रकार जमींदारी प्रथा का उपयोग हो रहा था, उसी प्रकार यूरोप के अधिकांश देशों में सामंतवाद प्रथा प्रचलन में थी। सामंत यानी कि राजा जो है वो अपने राज्य का जो है छोटे छोटे भागों में बंटवारा करता था, फिर उन भागों को जो सामंतों को देता था, और सामंत उस भूमि का उपयोग करते या भूमि के मालिक सामंत होते थे, और उसके बदले राजा को वो टैक्स या समय आने पर सुरक्षा देते थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, पुनर्जागरण से आप क्या तात्पर्य तथा धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का मुख्य योगदान क्या था। पुनर्जागरण का मतलब है पुनर्जागृत होना। पुनर्जागरण का तात्पर्य 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुए बौद्धिक, सांस्कृतिक और तार्किक नवजागरण से है। और पुनर्जागरण का अर्थ है कि यूरोप में जो है वो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बहुत ही परिवर्तन हुए, जिसमें पहला परिवर्तन था बौद्धिक, यानी कि लोगों की बौद्धिक या सोचने समझने की क्षमता या विचार करने की क्षमता में परिवर्तन हुआ। उसके साथ साथ अपनी संस्कृति को लेकर, सांस्कृतिक मूल्य को लेकर भी परिवर्तन हुए। और तार्किक यानी कि मानसिक रूप से सोचने की क्षमता में भी नवजागरण हुए, जिसके कारण व्यक्ति जो पहले रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रसित थे, वो अब रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर आधुनिक जीवन में प्रवेश करने लगे। इसमें मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार के खिलाफ 95 थीसिस लिखकर प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की नींव रखी। और पुनर्जागरण आंदोलन के मुख्य जो आंदोलन करता थे वो आपके मार्टिन लूथर थे। उन्होंने कैथोलिक चर्च, यानी कि ये ईसाई धर्म का सबसे प्राचीन जो चर्च होता था उसको कैथोलिक चर्च कहते थे, और उसके जो भ्रष्टाचार को उन्होंने सभी लोगों के सामने उजागर की, और उस चर्च के भ्रष्टाचार को लेकर जो है अपने 95 थीसिस को जो है वो लिखकर प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की नींव रखी। कैथोलिक चर्च यानी कि जो है वो ईसाई धर्म का सबसे प्राचीन जो चर्च होता था उसको कैथोलिक कहते थे, और उसके जो मुख्य पादरी होते थे उसको पोप कहते थे। और ये जो होते थे ये लोगों को जो है पैसों के बदले या फिर लोगों से पैसे लेते थे और बोलते थे कि पैसे देने से आपके जो पाप धुल जाएंगे। तो उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जाते थे या फिर उनके द्वारा जो जनता पर अत्याचार किए थे, उनकी जो है वो सभी लोगों के सामने उन भ्रष्टाचारों को जो है वो लाने का श्रेय जो है आपके मार्टिन लूथर को जाता है। और इस उन भ्रष्टाचारों को लेकर उन्होंने जो है 95 थीसिस लिखी थी, उसको ही अपन 95 थीसिस कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई और इसका समाज पर क्या मुख्य प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के तहत जो है बहुत अधिक मात्रा में जो उद्योगों का निर्माण किया गया, और ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो आपकी होती है
18वीं शताब्दी में, और खास करके 1750 ईस्वी के समय जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। इंग्लैंड में लोहे व कोयले के विशाल भंडार, प्रचुर पूंजी और औपनिवेशिक बाजारों की उपलब्धता के कारण औद्योगिक क्रांति सबसे पहले वहीं शुरू हुई। और औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में शुरू होने का महत्वपूर्ण पहला जो कारण है वो आपके वहां पर विशाल भंडार, कोयले और लोहे के जो विशाल भंडार बने, यानी कि अधिकांश जो उद्योग निर्मित हो रहे थे वो लोहे से बनने वाली वस्तु से हो रहे थे। उसके साथ साथ उन उद्योगों में जो ईंधन का रूप करता था वो ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता था। इस कारण लोहे और कोयले के विशाल भंडार होने के कारण जो है ज्यादा उद्योग जो है आपके इंग्लैंड में स्थापित हुए। उसके साथ साथ पूंजी, यानी कि इंग्लैंड जो है वो उस समय बहुत सारे देशों पर शासन कर रहा था, यानी कि विश्व के अधिकांश देश जो है वो इंग्लैंड के गुलाम होने के कारण इंग्लैंड के पास जो पूंजी थी वो पर्याप्त मात्रा में थी। और उसके साथ साथ औपनिवेशिक बाजार, यानी कि उसके द्वारा बनाए गए जो गुलाम देश थे उनके बाजार भी अंग्रेज के अधिकार या फिर इंग्लैंड के अधिकार में थे, इसलिए उत्पादित होने वाले सामान को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध थे। इसके प्रभाव से समाज में दो नए वर्गों, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव या परिणाम स्वरूप जो है आपके दो वर्गों की उत्पत्ति हुई। एक तो पूंजीपति वर्ग जिनके जिनके क्या होते थे भाई, उद्योगों का जो मालिक होते थे वो ये पूंजीपति वर्ग के लोग होते थे। और श्रमिक, उद्योगों में काम करने वाले जो गरीब लोग थे वो ज्यादातर श्रमिक वर्ग में आते थे। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी की घटना क्या थी और इसका क्या परिणाम हुआ। बोस्टन टी पार्टी की कौन सी घटना थी, कब हुई? बात करें, ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय पर लगाए गए कर के विरोध में अमेरिका देशभक्तों ने बोस्टन बंदरगाह पर जहाजों से चाय के डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया था। बोस्टन टी पार्टी की बात करें तो ये 1773 में हुई थी। उस समय जो है वो अमेरिका जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए जो है वो अंग्रेजों के द्वारा वहां पर चाय पर जो है कर लगाया गया, जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगों ने जो है उस कर का विरोध किया और चाय के जो डिब्बे थे उनको जो बोस्टन बंदरगाह में समुद्र के पानी में फेंक दिया। इसी को अपने बोस्टन टी पार्टी घटना का है। इस घटना ने अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम की तत्कालिक चिंगारी को कार्य किया और इसी घटना के कारण जो है फिर अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम की घोषणा हुई और सन 1776 में जो है अमेरिका जो है अंग्रेजों से आजाद हो गया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी और ये क्यों असफल रही? नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी और ये क्यों असफल रही? नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं, फ्रांस के बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे। फ्रांस की क्रांति की बाद जो है फ्रांस के राजा बने थे। ये नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए लागू की गई एक व्यापारिक नाकाबंदी नीति थी। और इस नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो इंग्लैंड को व्यापारिक दृष्टि से कमजोर करने की एक लागू की गई नीति थी, जिसके तहत यूरोपीय देशों का इंग्लैंड से व्यापार प्रतिबंधित था। और इस नीति के तहत यूरोप के जितने भी देश इंग्लैंड से जो व्यापार करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उस समय नेपोलियन ने अधिकांश यूरोपीय देशों को युद्धों में हराकर अपने अधीन कर दिया था। इसलिए ये बाकी वाले देशों पर दबाव बना रहा था कि आप किसी भी प्रकार का व्यापार जो इंग्लैंड से नहीं करेंगे। और इसके तहत वो इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता था, यानी कि औद्योगिक क्रांति के दौरान जो उद्योग इंग्लैंड अमीर हो रहा था उसके उत्पादों को दूसरे देशों में खरीदने से प्रतिबंध कर दिया, जिसके कारण जो है वो इंग्लैंड जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा। सुदृढ़ नौसेना की कमी और सहयोगियों के गुप्त व्यापार के कारण यह योजना पूरी तरह असफल रही, क्योंकि उस समय अधिकांश यूरोप के देशों से फ्रांस या फिर नेपोलियन का बैर या फिर शत्रु था। इसके कारण जो है वो किसी भी प्रकार का दूसरे देशों से उसको सहयोग नहीं मिला। और उसके साथ साथ सुदृढ़ नौसेना, यानी कि समुद्र में या फिर समुद्र में नौसेना की कमी होने के कारण जो है वो आपके ये नीति जो है सफल नहीं हो पाई, क्योंकि बाकी वाले देश जो है वो फ्रांस का साथ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि फ्रांस ने उन सभी को युद्धों में हराया था और उन पर बहुत सारी अत्याचार भी किए थे। इटली के एकीकरण में मेजिनी की क्या भूमिका थी और उसने किस संगठन की स्थापना की? अब बात करते हैं कि इटली का एकीकरण में मेजिनी की क्या भूमिका थी। मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या आत्मा कहा जाता है। और मेजिनी को जो है इटली की एकीकरण का जो है पैगंबर या आत्मा कहा जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से जो है इटली का एकीकरण हुआ वो मेजिनी के द्वारा ही किया गया था, जिसने युवाओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना का संचार किया। और उसने इटली में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम रखने या देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम।
यानी कि इटली में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद या प्रेम या देशभक्ति जगाने का जो काम किया वो आपके इमेजिन ही किया। उसने इटली की स्वतंत्रता और एकीकरण के उद्देश्य से 1831 में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की, और उसने इटली की स्वतंत्रता और एकीकरण के लिए जो आपने 1831 में जो यंग इटली नामक एक संगठन का निर्माण किया, जिसमें इटली के युवाओं को जो है वो शामिल होने के लिए कहा गया और बोला कि अपन को मिलकर जो है वो देश को आजाद या फिर इस देश का एकीकरण करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था और इस युद्ध के बाद किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई। अपन बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण यानी कि ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण अचानक प्रथम विश्व युद्ध था जिसमें विश्व के सभी देशों ने मिलकर भाग लिया, और उसके बाद कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था का निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो सन 1914 से लेकर 1918 तक ये युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजाओ में हुई हत्या थी। और उस समय अगर प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण की बात करें तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की जो है वो बोस्निया की राजधानी सेरोजाओ में हत्या की गई थी, जिसके कारण जो है ये उस समय प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। युद्ध की समाप्ति के बाद भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और इस घटना के बाद जो है विश्व के अधिकांश देश जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के, जिसमें एक था आपके धुरी राष्ट्र, दो गुट बने गए और एक था मित्र राष्ट्र। इन दोनों गुटों के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध, और इस विश्व युद्ध में इतनी आने भी कि उसके आने वाले भविष्य में ऐसे युद्ध न हो, इसके लिए जो है आपके राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में विश्व के सभी देशों के मध्य शांति बनाए रखे और आगे ऐसी किसी भी बड़ी प्रलयकारी युद्ध को देखना न पड़े। लेकिन ये भी आगे आने वाले समय में दूसरे युद्ध को रोक नहीं पाया था। अगला प्रश्न देखो, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था और इस क्रांति के बाद वहां किस नई व्यवस्था की स्थापना हुई। यानी कि 1917 में जो रूस की जनता के द्वारा जो क्रांति गई थी उस समय रूस का शासक कौन था और उसके बाद कौन सी नई व्यवस्था की स्थापना हुई थी। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय था। यानी कि 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति, इसको अपन अक्टूबर क्रांति भी बोलते हैं, अक्टूबर क्रांति भी बोलते हैं। इस समय जो है वो आपके जो रूस का शासक था वो था आपके जार निकोलस सेकंड था। और इस क्रांति की सफलता के बाद रूस में राजशाही का अंत हुआ और लेनिन के नेतृत्व में विश्व की पहली साम्यवादी या समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। और बोल्शेविक क्रांति के बाद 1917 में रूस में राजशाही यानी कि राजतंत्र का अंत हुआ, यानी कि राजा के शासन का जो है वो अंत हुआ। और उसके साथ व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ, वो साम्यवादी या समाजवादी, यानी कि इस साम्यवादी या समाजवादी सरकार के अंतर्गत जो आम व्यक्ति थे यानी कि उस देश की जनता के हितों का ध्यान रखा गया, यानी कि लोगों के द्वारा संचालित होने की लोगों के हितों को ध्यान में रखकर जो बनाई गई सरकार उसको अपन साम्यवादी सरकार कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इटली में फांसीवाद का नेतृत्व किसने किया था और इसकी दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इटली में फांसीवाद का नेतृत्व बेनिटो मुसोलिनी ने किया था। और इटली में फांसीवाद की बात करें तो बेनिटो मुसोलिनी ने इसका नेतृत्व किया था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली ये कि सर्वसत्तावादी व उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा थी। और इसकी आपके फांसीवाद का जो प्रमुख पहली विशेषता थी, एक तो क्या था भाई, सर्वसत्तावादी, यानी कि सत्ता में जो एक ही व्यक्ति का शासन होगा, ये सत्ता का विभाजन नहीं होगा, एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता होगी, या फिर जो सत्ता का जो प्रमुख नेता होगा वही फिर सर्वा होगा। और दूसरी थी आपकी राष्ट्रवादी विचारधारा, यानी कि उस व्यक्ति में जो है अपने राष्ट्र को लेकर बहुत ही तीव्र प्रेम था, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जो बहुत ही तीव्र थी, यानी कि देश के प्रति बहुत ही अपार प्रेम था, जो एक अकेले नेता के शासन में विश्वास करती थी। और वहां की जो सरकार जनता थी वो जो अकेले नेता यानी कि सर्वेसर्वा, जो उस सर्वेसर्वा या फिर सरकार का जो मुखिया होता था उसी के आदेश पर काम करती थी। और दूसरी ये लोकतंत्र तथा साम्यवाद की कट्टर विरोधी थी। और फांसीवाद जो है आपके लोकतंत्र यानी कि जनता के शासन या जनता के द्वारा बनाए गए शासन का विरोध करती थी, उसके साथ साथ साम्यवादी यानी कि ये जनता के हितों को ध्यान में रखकर जो काम किए जाते उसका भी विरोध करती थी। इसमें किसी एक व्यक्ति का बोलबाला होता था। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई और इसके असफल होने का कोई एक प्रमुख कारण
पता है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के सभी देशों ने मिलकर जो है एक संघ की स्थापना की थी, जिसका नाम राष्ट्रीय संघ रखा था। और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि आगे आने वाले समय में विश्व के सभी देशों में शांति बनाए रखे, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हो सका। राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1920 में पेरिस शांति सम्मेलन के बाद हुई, यानी कि 1920 में जो फ्रांस के पेरिस शहर में एक विश्व के सभी देश मिलकर वहां पर एक शांति सम्मेलन करते, और उस सम्मेलन में ये कहा गया कि अपन एक राष्ट्र संघ की स्थापना करेंगे। इसकी असफलता का सबसे प्रमुख कारण इसके पास सदस्य देशों में अपनी नीतियों लागू करवाने के लिए स्वयं की कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना का न होना तथा अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का इसका सदस्य न बनना था। और राष्ट्र संघ की जो असफलता का सबसे प्रमुख कारण यही है कि इसके जितने भी देश थे उनको नियंत्रण करने के लिए इसके पास खुद की कोई स्थायी सेना नहीं थी, और उसके सिवा अमेरिका जैसा जो शक्तिशाली देश था वो इसका सदस्य नहीं था। इस कारण जो है ये जो है अपनी उद्देश्यों को लागू करने में असफल रहा, या फिर इसके असफल होने का प्रमुख कारण है कि अमेरिका जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था वो इसका हिस्सा नहीं बन पाया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब अपन बात करते हैं भाग ब की, जिसमें आपको निम्नात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी चलते हैं निम्नात्मक प्रश्न पर। पहला जो प्रश्न है वो आपके सामंतवाद के पतन के मुख्य कारण क्या थे और यूरोप में इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए। पहले बात करें तो सामंतवाद के पतन के कारण थे। सामंतवाद की बात करें तो उस समय जो है वो राजा जो होता था वो अपनी भूमि या फिर अपने इलाकों को छोटे छोटे भागों में बांटकर जो है वहां पर सामंतों को नियुक्त करता था। फिर उस भूमि या फिर उस भाग पर सामंत का अधिकार होता था, और सामंत वहां से प्रजा से जो कर वसूलता था फिर उस कर को अपने हिस्से को रख कर फिर राजा को भी कर देता था। और उसके साथ समय आने पर राजा को वो सहायता भी देता था, यानी कि अपनी सेना भेजता था या फिर युद्ध के समय राजा की सहायता करते थे। और जिस प्रकार भारत में जमींदारी व्यवस्था प्रचलित में थी, उसी समय मध्यकालीन यूरोप में जो है सामंती व्यवस्था देखने को मिलती थी। और एक समय ऐसा आया कि सामंतों का प्रकोप इतना बढ़ गया कि वहां उसमें कि राजा भी सामंतों के नियंत्रण में होने लगे थे, और उसके साथ साथ जनता भी जो है सामंतों के अत्याचार से बहुत ही परेशानी थी। और इस कारण जो सामंतों का अंत हुआ था। अब देखते हैं उनके पतन के क्या कारण थे। सामंतवाद मध्यकालीन यूरोपीय समाज की एक विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, यानी कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज की महत्वपूर्ण राजनीतिक यानी कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे सामंत, क्योंकि वो राजाओं को सुरक्षा देते थे, राजाओं को सहायता देते थे। उसके साथ साथ आर्थिक, यानी कि जो राजा की संपत्ति होती थी या राज्य की जितनी भी भूमि थी उन पर सामंतों का अधिकार था। इसलिए सामंत पहले कर वसूल करते थे, फिर अपने हिस्से को रखकर कर जो है वो राजा का देते थे, जिससे राजा का खर्च वहन होता था। और उसके साथ सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज की दृष्टि से भी जो है वो व्यवस्था महत्वपूर्ण थी, जो भूमि के स्वामित्व पर आधारित थी। यानी कि ये जो है भूमि के स्वामित्व यानी कि भूमि के मालिक होने के आधार पर आती थी, यानी कि जो सामंत होते थे वो किसी राज्य के एक छोटे से इलाके के भूमि के स्वामी होते थे। 14वीं शताब्दी के बाद से इस व्यवस्था में गिरावट आने लगी और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। और 14वीं शताब्दी के बाद यानी कि 1400 से लेकर 1500 के मध्य जो है वो इसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। सामंतवाद के पतन के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी थे, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। और अब इन पतन के कारणों को समझेंगे। पहला जो कारण था वो आपके थे व्यापार और वाणिज्य का पुनरुत्थान, यानी कि जो पहले व्यापार और वाणिज्य सिर्फ एक देश तक ही सीमित था, यानी कि देश के अंदर ही होता था, अब उसका पुनर्जागरण यानी कि पुनरुत्थान हो गया था। धर्म युद्धों के बाद पूर्व के देशों के साथ यूरोप का व्यापार तेजी से बढ़ा, यानी कि धर्म युद्ध होने के बाद यानी कि धर्मों को लेकर युद्ध होने के बाद यानी कि उस समय एक देश जो है वो अपने धर्म को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आपस में युद्ध कर रहे थे। और तो धर्म युद्धों के बाद जो है आपके देशों के साथ यूरोप का व्यापार तेजी से बढ़ा, यानी कि यूरोप महाद्वीप के पूर्व साइड की और जो देश थे उनके साथ जो है वो यूरोप का व्यापार बढ़ा। इसके कारण नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, और व्यापार बढ़ने के कारण जो है समुद्री मार्गों से जो है आपके व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, यानी कि समुद्र के द्वारा दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाने लगा। और मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, और उसके साथ साथ दूसरे देशों में व्यापार होने के कारण जो है वो अभी जो व्यापारी थे वो मुद्रा के द्वारा जो है अपना व्यापार करने लगे, जिसके कारण अर्थव्यवस्था जो है वो सक्षम हुई। पहले जहां आर्थिक जीवन का मुख्य आधार भूमि थी, वहीं अब धन और विनिमय का महत्व बढ़ गया था। यानी कि पहले जो आर्थिक जीवन का मुख्य यानी कि अपने आर्थिक जीवन या अपने जीवन में पैसों का जो मूल्य था वो भूमि थी, यानी कि भूमि से उत्पादित होने वाले उत्पादों पर जो है व्यक्ति जीवन जीता था। लेकिन अभी जो है वो वहां पर धन और विनिमय, यानी कि विनिमय का मतलब होता है वस्तु का आदान प्रदान, और उसके साथ साथ वस्तु को दूसरे देश में बेचने के कारण जो है आपके धन भी मिलने लगा। मुद्रा के प्रचलन ने सामंतों पर किसानों की निर्भरता को कम कर दिया, और जैसे ही मुद्रा का प्रचलन हुआ, पैसे आने लगे, वैसे ही किसानों का जो है वो
सामंतों पर जो निर्भरता थी वो कम होगी, क्योंकि पहले जो है वो भूमि के मालिक सामंत होने के कारण जो जबरदस्ती लोगों से जो है अपनी भूमि पर काम करवाते थे और उसके बदले उनको पैसे नहीं देते थे और सिर्फ खाने के लिए अनाज ही देते थे। लेकिन मुद्रा के प्रचलन के बाद उन्होंने जो सामंतों के कर्जे या फिर उनसे ली जाने वाली जो राशि थी उनको चुकाना कर दिया, इसलिए जो है वो किसानों की जो निर्भरता वो सामंतों पर कम हो गई, या फिर वो उद्योगों में जाकर काम करने लगे जिनके बदले उनको पैसे मिलते थे और उन पैसों के द्वारा वो कोई भी वस्तु अपने जीवन यापन करने के लिए कोई भी वस्तु खरीद लेते थे, जिसके कारण जो है वो भूमि पर उनकी निर्भरता या कृषि पर निर्भरता कम हुई और कृषि पर निर्भरता कम होने के कारण वो उनकी सामंतों पर भी निर्भरता कम हुई। अगला जो कारण है, दूसरा कारण है नए शहरों का उदय और मध्यम वर्ग का विकास। दूसरा कारण है नए शहरों का विकास और मध्यम वर्ग का विकास, यानी कि औद्योगिकरण या फिर उद्योगों के निर्माण से नए शहरों का विकास हुआ। व्यापार बढ़ने से शहरों का तेजी से विकास हुआ, यानी कि जैसे जैसे दूसरे देशों से व्यापार बढ़ा यूरोप का, वैसे वैसे नए शहरों का विकास हुआ। ये शहर सामंती नियम से मुक्त थे और जो ये शहर थे वो सामंतों से एकदम मुक्त थे, यानी कि वहां पर किसी प्रकार की कोई सामंती व्यवस्था नहीं थी। गांवों के शोषित किसान और दास अपने सामंतों के चंगुल से भागकर इन शहरों में शरण लेने लगे, यानी कि गांव में जो किसान या जो व्यक्ति या दास जो सामंतों से परेशान था या सामंतों के चंगुल से बचने के लिए, सामंतों के अत्याचार से बचने के लिए वो शहरों की ओर आने लगे और शहरों में आकर बसने लगे। शहरों में एक नए मध्यम वर्ग व्यापारी, शिल्पकार और वकील का जन्म हुआ और इसके कारण जो शहरों में एक नए वर्ग का उत्पत्ति हुई जिसका अपन व्यापारी कहते हैं। कि व्यापार करने के लिए जो व्यक्ति व्यापार का काम करता था वो व्यापारी कहलाया। शिल्पकार यानी कि जो नई नई वस्तुओं का निर्माण करने लगा शिल्पकार, और उसके साथ साथ उनको न्याय दिलाने का काम या फिर लोगों के हितों को ध्यान मुद्दों को लड़ने के लिए वकील समुदाय का भी जन्म हुआ, जिसने अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए राजाओं का समर्थन किया और सामंतों की शक्ति का विरोध किया। और उस समय इन लोगों ने, इस मध्यम वर्गीय समुदाय ने, मध्यम वर्ग ने जो अपने हितों या फिर अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखने के लिए राजा का सपोर्ट किया और इससे सामंतों की शक्ति कम हो गई या फिर सामंतों का पतन हो गया। अगला जो कारण हुआ आपके तीसरा कारण है आधुनिक युद्ध तकनीक और बारूद का आविष्कार। तीसरा कारण है भाई उस समय आधुनिक या फिर तकनीकी के विकास के कारण जो है आधुनिक युद्ध के जो हथियार थे उनका निर्माण होने लगा और उसके साथ साथ बारूद का भी आविष्कार हुआ। मध्यकाल में सामंतों की शक्ति का मुख्य आधार उनके अवैध किले और उनके बख्तरबंद घुड़सवार सैनिक थे। और मध्यकाल में अपन सामंतों की शक्ति का प्रमुख स्रोत बात है तो उनके पास जो अवैध दुर्ग होते थे जिसके कारण उनको सुरक्षा या पर किसी भी राज्य को सुरक्षित किया जा सकता। उसके साथ साथ उनके पास जो है वो बहुत ही शक्तिशाली सेना या घुड़सवार होते थे जो समय आने पर राजा को दूसरे देश से होने वाले आक्रमण से सुरक्षा देते थे, जिसके कारण राजा भी जो है वो सामंतों पर निर्भर रहते थे और सामंतों की हर बात मानने के लिए मजबूर होते थे क्योंकि वो सामंत उन राजा को सुरक्षा प्रदान करते थे। परंतु बारूद व तोपों के आविष्कार ने सामंतों के किलों को असुरक्षित बना दिया और जैसे ही बारूद और तोपों का आविष्कार हुआ यानी कि उनकी उत्पत्ति, उसके बाद जो अवैध किले थे वो उन बारूद और तोपों का सामना नहीं कर पाए जिसके कारण जो है वो अवैध किले टूट जाते थे। अब राजाओं को सामंतों की सेना पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही और अब जो है वो आधुनिक हथियारों और बारूद और तोपों के आविष्कार होने के कारण जो है वो पहले राजा सामंतों की सेना पर निर्भर रहता था, अब उसको सामंतों की सेना पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही थी। उन्होंने बारूद से लैस अपनी स्थायी राष्ट्रीय सेनाएं बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने आधुनिक हथियारों के तहत या फिर बारूद से लैस जो है वो अपनी स्थायी सेना बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण अब जो है वो राजा की धीरे धीरे सामंतों पर निर्भरता कम हो गई। तो ये भी एक प्रमुख कारण था कि आधुनिक हथियारों के निर्माण के कारण भी जो है सामंतों का पतन होने लगा। अगला कारण है आपके जनसांख्यिकी संकट और किसानों के विद्रोह। जनसांख्यिकी संकट का मतलब है उस समय जो है बहुत सारी महामारी फैली जिसके कारण बहुत सारे व्यक्तियों की जन हानि हुई और उसके साथ साथ किसानों के द्वारा जो विद्रोह भी किए गए। 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली प्लेग महामारी के कारण लगभग 1/3 आबादी नष्ट हो गई और 14वीं शताब्दी में जो है यूरोप में बहुत एक महामारी प्लेग महामारी फैलने के कारण जो है वहां की 1/3 आबादी जो है आपके नष्ट हो गई, यानी कि 33% आबादी जो है यूरोप की नष्ट हो गई, जिसके कारण जो है वो आपके इससे मजदूरों और किसानों की भारी कमी हो गई और 1/3 जनसंख्या मरने के कारण या फिर उसकी जन हानि होने के कारण जो है वो यूरोप में जो है आपके किसानों और मजदूरों की जो कमी हो गई और जीवित बच्चे किसानों ने अपनी सेवाओं के लिए ऊंची मजदूरी की मांग की और अब जो है श्रम की मांग बढ़ने के कारण जो किसान और श्रमिक थे उन्होंने अपनी जीवन जीने के लिए जो मजदूरी की जो है ऊंची दर मांग की, यानी कि उनको अधिक मात्रा में पैसे दिए तभी वो काम करेंगे।
जब सामंतों ने उनका दमन करना चाहा तो इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में बड़े पैमाने पर किसान विद्रोह हुए और अधिक पैसों की मांग या अधिक मजदूरी की मांग करने के कारण वहां के सामंतों ने उनका दमन करना शुरू किया या उन पर जबरदस्ती काम करवाना या अत्याचार करने शुरू किए। तो इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में किसान विद्रोह हुए जिसने सामंती व्यवस्था की कमर तोड़ दी और इन बड़े बड़े किसान विद्रोह होने के कारण उन्होंने सामंत जो वहां के स्थानीय सामंत थे उनके घरों को लूटा और उसके साथ सामंतों को मारने का प्रयास किया और गांवों से सामंतों को भगा दिया जिसके कारण सामंती व्यवस्था की जो कमर तोड़ गया। पर यह भी एक प्रमुख कारण था कि सामंती व्यवस्था का पतन हो गया। सामंतवाद के पतन के दूरगामी परिणाम अपन बात करते हैं कि सामंतवाद के बाद जो है सामंतवाद व्यवस्था के बाद जो है यूरोप में क्या परिणाम हुए। सामंतवाद के पतन ने आधुनिक यूरोप के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो आज का अपन यूरोप देखते हैं कि आधुनिक यूरोप देखते हैं उसमें जो सामंतवाद के पतन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके दूरगामी परिणाम इस प्रकार रहे। पहला जो परिणाम है वो आपके शक्तिशाली केंद्रीकृत राजतंत्रों का उदय। यानी कि पहले जो राजा जो है वो छोटे छोटे सामंतों पर जो निर्भर था उस वो अब वो शक्तिशाली केंद्रीकृत यानी कि अपने ही अंदर शक्ति का समावित करके एक शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। सामंतों की शक्ति नष्ट होने से राजाओं की स्थिति सुदृढ़ हो गई। यानी कि जो राजा पहले सामंतों पर निर्भर थे वो अब उनकी खुद की स्थायी सेना होने के कारण खुद पर निर्भर हो रहा है इसलिए उनको सामंतों के दबाव को झेलना नहीं पड़ रहा है। यानी कि राजा की स्थिति सुदृढ़ हुई। राजाओं ने प्रथम वर्ग के आर्थिक राजाओं ने मध्यम वर्ग के आर्थिक सहयोग से मजबूत प्रशासनिक और सैन्य तंत्र खड़ा किया। यानी कि उसके साथ साथ नए शहरों या फिर व्यापार वाणिज्य की उत्पत्ति होने के कारण व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान होने के कारण जो मध्यम वर्ग विकसित हुआ था फिर मध्यम वर्ग की जो उत्पत्ति हुई थी उसके कारण उनके आर्थिक सहयोग के कारण यानी कि मध्यम वर्ग में बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे उनके द्वारा सरकार राजा को जो आर्थिक रूप से यानी कि पैसों या फिर पूंजी का सहयोग किया गया और जिससे आपके मजबूत प्रशासनिक और सैन्य तंत्र खड़ा किया। यानी कि किसी भी शासन को चलाने के लिए प्रशासन बहुत जरूरी इसलिए मजबूत प्रशासन खड़ा किया और उसके साथ साथ सेना या फिर सैन्य तंत्र को भी खड़ा किया गया जिसके कारण राजा जो है शक्तिशाली बना। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस इंग्लैंड और स्पेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ और इन्हीं सब कारणों के कारण जो फ्रांस इंग्लैंड और स्पेन जैसे जो शक्तिशाली राष्ट्र थे उनका निर्माण हुआ। यानी कि अब राजा जो है वो खुद पर निर्भर यानी कि राजा की पूरी शक्ति जो राजा पर निर्भर थी यानी कि सामंतों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अब राजा के पास एक मजबूत प्रशासनिक और एक मजबूत सेना थी। अगला जो परिणाम है वो आपके कृषि और कृषकों की स्थिति में सुधार और अगला जो परिणाम है आपके कृषि और कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ। सामंतवाद के अंत से दास प्रथा का लगभग खात्मा हुआ है। यानी कि पहले जमाने में जब सामंतवादी व्यवस्था थी उस समय पूरी भूमि का जो मालिक होता था वो सामंत होता था जिसके कारण वहां के किसान वहां दास बनकर काम करते थे। यानी कि किसान जो है वो भूमि के मालिक नहीं होते थे वो सिर्फ उस भूमि पर दास बनकर काम करते थे या फिर सामंत के दास बनकर काम करते थे। उस दास प्रथा का जो है वो खत्म समाप्त हो गई। किसानों को भूमि के स्वामित्व के अधिकार मिलने लगे और जैसे सामंतवाद व्यवस्था खत्म हुई तो वहां की जो भूमि थी उस पर जो है किसानों को अधिकार मिलने यानी कि मालिकाना हक मिलने लगा या वे स्वतंत्र मजदूर बन गए। यानी कि अब वो स्वतंत्र मजदूर बन गए यानी कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था या किसी का मालिकाना हक नहीं था। वो खुद स्वतंत्र मजदूर थे। अब उनके द्वारा जो अर्जित धन होगा वो खुद के लिए वो उपयोग कर सकते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग और पूंजीवादी खेती को बढ़ावा मिला और खुद के अधिकार होने के कारण वो अपने मन चाह खेती करने लगे और उसके साथ साथ वो आधुनिक हथियारों की आविष्कार से भी जो है वो अपनी मनसाई या फिर वाणिज्यिक या फिर व्यापार की दृष्टि से भी खेती करने लगे जिससे उनको अधिक लाभ हुआ। अगला जो परिणाम है वो आपके भौगोलिक खोज और उपनिवेशवाद की शुरुआत। यानी कि सामंतवाद व्यवस्था के बाद भौगोलिक खोज यानी कि अलग अलग देशों की या फिर अलग अलग भौगोलिक स्थिति की खोज की गई और उसके साथ उपनिवेशवाद यानी कि दूसरे देशों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई। सामंतवाद के संकुचित और आत्मनिर्भर आर्थिक ढांचे के टूटने से नए बाजारों की खोज अनिवार्य हो गई थी। यानी कि सामंतवाद जो पहले संकुचित था एक ही देश में था यानी कि उस पर राजा निर्भर होने के कारण राजा उनके अलावा कुछ भी काम नहीं कर सकता था यानी कि उनकी स्थिति संकुचित थी और उसके साथ साथ आर्थिक ढांचे के टूटने यानी कि जो सामंतवाद पर राजा निर्भर रहता था उस आर्थिक ढांचे के टूटने पर जो है आपको बाजारों की खोज अनिवार्य यानी कि अब आपको अपने देश से आगे बढ़कर दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करने की जरूरत पड़ी। राजाओं और व्यापारियों ने नाविकों को नए समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि अलग अलग देशों में व्यापार करने के लिए उस समय उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए राजा और व्यापारियों ने जो है नाविकों को भेजा। यानी कि आप समुद्री मार्ग से जाओ और दूसरी दुनिया के बारे में पता लगाए जिससे अपन अपने व्यापार में वृद्धि कर सके जिससे आगे चलकर वैश्विक व्यापार और उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इस
इसी कारण से नाविकों द्वारा जो समुद्री मार्गों की खोज करने के कारण वैश्विक बाजार का मतलब विश्व के साथ व्यापार करने या फिर दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में बढ़ोतरी, और उसके साथ साथ उपनिवेशवाद यानी कि दूसरे देशों को गुलाम बनाना भी या फिर दूसरे देश पर राज शासन करने का मार्ग भी खुला। और इसी के तहत आपने देखा होगा 1498 वास्को डी गामा जो भारत में समुद्री मार्ग से जो है भारत की खोज करते हैं, और उसके बाद जो है यूरोप के लोग अधिकांश जो है भारत में आने लगे, और उसके बाद डच आए, पुर्तगाल आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, इन सभी ने आकर भारत पर अधिकार कर लिया और उसके बाद भारत को गुलाम बनाया। और इसी प्रकार अफ्रीका के अधिकांश देश भी जो है अंग्रेजों के या फिर यूरोप के देशों के गुलाम थे। और एक टाइम ऐसा भी था कि एक समय ऐसा भी था कि अमेरिका भी जो है वो अंग्रेजों का या फिर ब्रिटेन का गुलाम था। और अब बात करते हैं निष्कर्ष। सामंतवाद के पतन ने मध्यकालीन जड़ता को समाप्त कर यूरोप को आधुनिक युग, तार्किकता और आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर किया। यानी कि सामंतवाद के पतन के बाद मध्यकालीन जो पिछड़ा हुआ था उसको समाप्त करके यूरोप को आधुनिक युग यानी कि जो आज अपन युग देख रहे हैं या फिर आज का यूरोप देख रहे हैं उसकी ओर बढ़ाया, और उसके साथ साथ अलग से सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ाया, और आर्थिक प्रगति यानी कि यूरोप महाद्वीप को बहुत ही अमीर या फिर आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाया। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपके, यूरोप में पुनर्जागरण के उद्देश्य की परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए तथा धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिकाओं का मूल्यांकन कीजिए। पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जागना, अब उसकी परिस्थिति का विश्लेषण करना, और उसके साथ साथ धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका थी। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना, यानी कि पुनर्जागरण के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ उसे पुनर्जागरण कहा जाता। यानी कि उस समय 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो यूरोप में बौद्धिक यानी कि बौद्धिक क्षमता को लेकर जो विकास हुआ, लोगों के सोचने समझने का उनकी बौद्धिक क्षमता में जो वृद्धि, उसके साथ सांस्कृतिक यानी कि अपनी संस्कृति को लेकर, और उसके साथ वैज्ञानिक यानी कि नई नई खोजों को या फिर नए नए आविष्कार करने की जो चेतना का विकास हुआ उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। यानी कि लोग जो पहले रूढ़िवादी परंपराओं यानी कि प्राचीन समय से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं के अधीन या फिर उनके ग्रस्त या फिर उनसे परेशान थे, उन्होंने अब आगे बढ़कर जो है नए विचारों, नए बौद्धिक क्षमता या फिर नए वैज्ञानिक तरीकों की खोज की, उसको अपन पुनर्जागरण कहते हैं। इसने मध्यकालीन रूढ़ियों को तोड़कर मानववाद व तार्किकता की स्थापना की, और इस पुनर्जागरण जो है प्राचीन समय से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा, और उसके साथ मानव यानी कि मनुष्य के द्वारा या फिर मानव जो एक उपयोगी संसाधन हो सकता है उस पर जोर दिया, और उसके साथ तार्किकता यानी कि अपने सोचने समझने की क्षमता या अपने अमूर्त विचारों में वृद्धि की। पुनर्जागरण का उद्देश्य अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके लिए कई विशेष परिस्थितियां जिम्मेदार थी, और जो पुनर्जागरण है वो एक दिन में इसका जो उत्पत्ति नहीं हुई, इसके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां थी। अभी इन परिस्थितियों की व्याख्या करते चलिए। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। जब उस्मानी तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तो वहां रहने वाले सैकड़ों ग्रीक विद्वान, दार्शनिक और वैज्ञानिक अपने प्राचीन ज्ञान, पांडुलिपियों और कलाकृतियों के साथ भागकर इटली के शहरों में शरण लेने लगे। यानी कि जब तुर्कों ने जो है आपके रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर जब आक्रमण किया या फिर कब्जा किया, तो वहां पर रहने वाले सैकड़ों जो ग्रीक विद्वान थे यानी कि वहां स्थानीय जो विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने अपने प्राचीन ज्ञान यानी कि रोमन साम्राज्य के प्राचीन जो ज्ञान थे उनको, और उसके साथ साथ वहां की प्राचीन जो पांडुलिपियां थी और कलाकृति यानी कि लोगों के द्वारा जो कला को लेकर कृतियां की गई थी या रचनाएं रची गई थी, उसको लेकर वो कहाँ गए भाई, इटली के शहर में शरण लेने लगे। इसलिए रोमन साम्राज्य का जो प्राचीन ज्ञान था वो अब विश्व के दूसरे देशों में भी बढ़ने लगा। उन्होंने यूरोप के लोगों को प्राचीन यूनानी और रोमन चिंतन से परिचित करवाया, जिससे ज्ञान की एक नई लहर पैदा हुई। और उसके साथ साथ उन्होंने यूरोप के अन्य देशों में जाकर जो यूनान का प्राचीन ज्ञान था और उसके साथ जो रोमन साम्राज्य के प्राचीन चिंतन और ज्ञान था उसको उन देशों में फैलाया, जिससे ज्ञान की एक नई लहर आई। अब अपन दूसरे जो परिस्थिति की बात करते हैं वो आपके इटली के समृद्ध शहरों का अनुकूल वातावरण। इटली भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित होने के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य अड्डा बन चुका था। यानी कि इटली शहर की बात करें तो इटली की जो भौगोलिक स्थिति है वो आपके भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित होने के कारण और जल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण जो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अड्डा बन चुका था। वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान जैसे शहर अत्यधिक धनवान हो चुके थे, और समुद्री पतन या बंदरगाह के पास स्थित होने के कारण वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान जैसे जो शहर थे वो बहुत ही
जो है वो आपके धनवान हो चुके थे। यहाँ के धनी व्यापारी और शासकों ने कलाकारों, लेखकों और विचारकों को भारी आर्थिक संरक्षण दिया। और उसके साथ साथ यहाँ के जो धनवान व्यक्ति और राजा थे, उन्होंने जो वो कलाकार यानी कि जो कला दिखाते थे उनको भी संरक्षण दिया। उसके ज्यादा जो नई नई रचनाओं को लिखते थे यानी कि लेखकों को भी संरक्षण दिया। और उसके साथ साथ विचारक यानी कि नए नए विषयों पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को भी जो उन्होंने संरक्षण दिया। इटली की स्वतंत्रता और खुली शहरी संस्कृति ने नए विचारों को फलने फूलने का पूरा मौका दिया। और जो इटली की स्वतंत्र और खुली शहरी संस्कृति यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रस्तुति या फिर किसी भी प्रकार की लेखन कार्यविधि पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, और खुली स्वतंत्रता होने के कारण लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उसके साथ साथ नई नई विचारों पर अपनी पुस्तकें लिखी। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो है आपके कागज और छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, यानी कि ये भी प्रमुख कारण था कि कागज और छापे खाने के आविष्कार के कारण भी जो है वो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था। जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा जर्मनी में मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने क्रांति ला दी। यानी कि जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा जो है 1456 ईस्वी में जो है आपके प्रेस या फिर प्रेस प्रिंटिंग मशीन की जो है आपके स्थापना की गई, जिसके कारण जो है आपके अब किताबें जो है पहले लिखित होती थी वो छपने लगी, जिसके कारण भी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन किताबों का प्रचार अधिक हुआ। अब पुस्तकें सस्ती और आम भाषा में छपने लगी, यानी कि जो अब पुस्तकें पहले किसी एक विशेष लेखक के द्वारा लिखी जाती थी, वो लेखक अपनी खुद की भाषा में ही लिखता था और उसके साथ साथ वो पुस्तकें जो है वो हाथ से लिखी होने के कारण महंगी होती थी। अब प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के कारण जो आपके पुस्तकें सस्ती होने लगी और उसके साथ साथ जिस स्थान पर जिस प्रकार की भाषा बोली जाती उसी भाषा में उपलब्ध भी होने लगी। ज्ञान केवल चर्च या पादरियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि आम जनता तक पहुंच गया। और उसके साथ साथ जो ज्ञान था, अब पहले जो है वो किसी चर्च के पादरी लोगों के पास ही ज्ञान था, अब वो ज्ञान उन पादरियों के तक सीमित नहीं रहे बल्कि आम लोगों के पास भी उन किताबों के माध्यम से ज्ञान पहुंचने लगा। इसने लोगों में सवाल पूछने और सोचने की क्षमता को जगाया और किताबों को पढ़ने से जो उनको ज्ञान मिला, उस ज्ञान को पढ़कर उनमें सोचने की क्षमता का विकास हुआ, जिसके कारण वो पादरी या फिर चर्च के द्वारा जो अत्याचार या शोषण या जबरदस्ती कोई रूढ़िवादी परंपरा को मनमानी तरीके से थोपा जाता था, उनके खिलाफ सवाल पूछने का जो इनको अधिकार या फिर सवाल पूछने की हिम्मत आई। अब अपन बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका, यानी कि अभी अपन ने पढ़ा कि किन परिस्थितियों के कारण जो है वो या फिर कैसे जो धार्मिक सुधार आंदोलन सक्सेस जो अब बढ़ते उसमें मार्टिन लूथर की भूमिका। पुनर्जागरण से उत्पन्न तार्किक चेतना का सीधा प्रभाव धर्म पर पड़ा, यानी कि जो पुनर्जागरण के दौरान जो तार्किक चेतना यानी कि मन को अपने खुद के विचारों से सोचने की जो क्षमता का विकास हुआ वो सीधा धर्म पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म में सुधार के लिए आंदोलन शुरू हुआ। और इसी के कारण जो है आपके ईसाई धर्म में जो आपके सुधार को लेकर या फिर ईसाई धर्म में जो पहले से रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है, जो गलत तरीके या व्याप्त भ्रष्टाचार था, उसको जो है वो बदलने के लिए जो ईसाई धर्म में सुधार के लिए आंदोलन हुआ। जर्मनी के धर्मशास्त्री मार्टिन लूथर इस धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्ट आंदोलन के जनक थे। और जो मार्टिन लूथर थे जो एक बहुत ही धर्मशास्त्री यानी कि धर्म पर अपना ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ने जो इस धर्म सुधार आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। उनकी भूमिका मूल्यांकन हम निम्नलिखित बिंदुओं से कर सकते हैं और उनकी जो धर्म सुधार आंदोलन के लिए क्या भूमिका है उसको अपन निम्न तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहला जो आपके कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार को खुली चुनौती, मार्टिन लूथर के द्वारा जो आपके कैथोलिक चर्च के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जा रहे थे उसको खुली चुनौती दे डाली। उस समय चर्च द्वारा पाप मोचन पत्र बेचे जा रहे थे, यानी कि उस समय चर्च कैथोलिक चर्च यानी कि ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध और जो मुख्य चर्च होता था उसको अपन कैथोलिक चर्च कहते, और इसका जो मुख्य पादरी होता था उसको अपन पोप कहते थे। तो इस चर्च के द्वारा जो आपके पाप मोचन यानी कि लोगों से ये कहा जा रहा था कि आप अपने पैसे हमारे चर्च में जमा करो और इससे आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे या आपके पाप समाप्त हो जाएंगे। इसमें ये दावा किया जाता था कि धन देकर कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। और कैथोलिक चर्च के पादरियों के द्वारा ये दावा किया जाता था कि आपने जितने भी पाप किए, अगर आप कैथोलिक चर्च में पैसे या फिर धन दे दोगे तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। लूथर ने इसके विरोध में 1557 ईस्वी में विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर अपनी प्रसिद्ध 95 थीसिस टांग दी और इसका विरोध प्रदर्शित करते हुए 1517 में ईस्वी में जो विटेनबर्ग का जो चर्च था उसके जो बाहर जो है वो मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस यानी कि उन चर्च के भ्रष्टाचारों पर लिखे गए 95 मुख्य बिंदुओं को जो है उस चर्च पर टांग दिया और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुक्ति धन से नहीं, बल्कि ईश्वर में विश्वास और उनकी कृपा से मिलती है। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो मुक्ति
आप किसी देवता के मंदिर में अगर पैसे जमा कराने से आपके पाप नहीं धुलेंगे, बल्कि आप ईश्वर में विश्वास और उसकी कृपा से, यानी कि आपने अच्छे काम किए हैं तो आप पर ईश्वर की कृपा अपने आप रहेगी, और उसके साथ साथ आपका ईश्वर में विश्वास है तो ही आपके पापों की मुक्ति मिलेगी, न कि धन देने से आपके पापों की मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। अगला जो है वो आपके बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद, और दूसरा जो है धार्मिक सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका का अपन बात करें तो दूसरा जो है वो उन्होंने जो है बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, यानी कि पहले जो बाइबिल जो लैटिन भाषा में थी उसका अनुवाद उन्होंने जर्मन भाषा में किया। इससे पहले बाइबिल केवल लैटिन भाषा में थी, और इससे पहले बाइबिल सिर्फ लैटिन भाषा में होने के कारण वही लोग बाइबल को पढ़ पाते थे जिनको लैटिन की समझ थी या फिर लैटिन आती थी, और ये ज्यादातर उच्च पादरी वर्ग को कोई लैटिन भाषा आती थी, जिसके कारण आम लोग जो है इस बाइबल को पढ़ नहीं पाते थे। जैसे आम लोग नहीं समझ पाते थे, यानी कि उनको लैटिन नहीं आने के कारण वो बाइबल को समझ नहीं पाते थे और दूसरे को समझाना कहते थे, वो पादरी वर्ग अपने अनुसार समझाता था, और पादरी इसका मनमाना अर्थ निकालते थे, और पादरियों से वो ज्ञान लेने जाते थे, पादरी इसका मनमाना अर्थ निकालते, जिसके कारण उन पादरी वर्ग को जो है लाभ मिलता था। लूथर के अनुवाद के बाद आप जनता ने स्वयं धर्म ग्रंथों को पढ़ा और चर्च के पाखंडों को समझा, और मार्टिन लूथर के द्वारा जो है वो जर्मन भाषा में इसका ट्रांसलेट करने या अनुवाद करने के कारण आम जनता ने इस बाइबल को पढ़ा, और जो चर्च के द्वारा या फिर पादरी वर्ग के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता या उनके साथ गलत किया जाता उनके बारे में उनको समझ आई। चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो आपके चर्च की मध्यस्थता का खंडन, और उन्होंने चर्च की मध्यस्थता का खंडन किया, यानी कि पहले चर्च के द्वारा ये कहा जाता था कि अगर आपको भगवान से मिलना है या फिर भगवान को प्राप्त करना है तो आपको चर्च के द्वारा या भगवान को प्राप्त कर सकते, तो उन्होंने इसकी मध्यस्थता का भी खंडन किया। लूथर ने चर्च की मध्यस्थता को खारिज करते हुए व्यक्तिगत आस्था पर बल दिया, यानी उन्होंने बोला कि भगवान को पाना या फिर भगवान से मिलना है तो आपके चर्च की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्होंने व्यक्तिगत आस्था, यानी कि किसी भी व्यक्ति की अपने भगवान या अपने ईसाई या अपने जो आस्था का प्रतीक है या फिर अपना जो देव है, इष्ट देव है, उसके प्रति खुद की आस्था कैसी उसी के आधार पर वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए चर्च की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी भी मंदिर या चर्च या की पूजा स्थल की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर और मनुष्य के बीच किसी पोप या पादरी की आवश्यकता नहीं है, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने भगवान और व्यक्ति से आपस में बातचीत करने या फिर अपने भगवान को पाना है तो उसके लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है। पोप जो है कैथोलिक चर्च का जो मुखिया होता था, मुख्य पादरी को अपन पोप कहते थे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान पादरी या पोप के अलावा भी जो है मनुष्य अपने इष्ट देव या फिर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उनके इन विचारों ने ईसाई जगत को दो वर्गों में बांट दिया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और उन्होंने इन्हीं विचारों के कारण जो ईसाई जगत यानी कि यूरोप में ज्यादातर जो ईसाई धर्म निवास करता था वो दो भागों में, एक तो प्रोटेस्ट और दूसरा इस कैथोलिक। कैथोलिक वे लोग जो चर्च चर्च को प्राथमिकता देते थे, और प्रोटेस्ट वो लोग जो चर्च को खत्म करना चाहते थे या चर्च के भ्रष्टाचारों से परेशान हो चुके थे और सीधा भगवान से संपर्क करना चाहते थे। अब अपन बात करते हैं मूल्यांकन की। मार्टिन लूथर ने न केवल धार्मिक अंधविश्वास पर प्रहार किया, यानी कि मार्टिन लूथर के द्वारा धार्मिक रूप से जो अंधविश्वास या फिर अंधविश्वास दिखाए जा रहे थे या प्रहार लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था उनका तो विरोध किया। चर्च के द्वारा जो लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसे हड़पे जा रहे थे या उनको पाप मुक्ति के द्वारा जो धन लिया जाता था उसका तो विरोध किया। उसके साथ साथ बल्कि व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को भी बढ़ावा दिया, और उसके साथ साथ मार्टिन लूथर के द्वारा जो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अपने अनुसार धर्म का पालन करने या धर्म को चुनने और धर्म में जो भी गतिविधियां होती है वो अपने अनुसार करने का, यानी कि चर्च के द्वारा पर निर्भर रहने के लिए नहीं कहा। और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद यानी कि प्रत्येक लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को जागृत किया। उनके इस आंदोलन ने राजाओं को पोप के नियंत्रण से मुक्त होने से मदद की, और उनके इसी आंदोलन जो पहले जो राजा था वो पोप के नियंत्रण में होता था, कि कैथोलिक चर्च जो है ईसाई धर्म का सबसे उच्च चर्च कहलाता था, वो उनका मानना था कि राजा को भी जो है वो चर्च के अनुसार ही जो है वो शासन करना चाहिए, इसलिए वो पोप या फिर पादरी या कैथोलिक चर्च के नियंत्रण में रहकर जो शासन करता था वो भी उनसे भी जो है अब धार्मिक सुधार आंदोलन होने के कारण राजा जो है उस कैथोलिक चर्च से भी जो है वो आपके आजाद हुआ, जिससे आधुनिक यूरोप का राजनीतिक स्वरूप बदल गया, और जिसके कारण पहले जो एक धर्म पर आधारित या फिर भ्रष्टाचार होने के कारण जो है वो देश का विकास नहीं हो रहा था, उसके बाद जो है वो ये आंदोलन होने के कारण लोगों का ध्यान जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता उसके साथ भाईचारा समानता पर आने के कारण अधिक निवेश करने के कारण जो है वो आधुनिक यूरोप का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई और इसके सामाजिक आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। यानी कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई, इसके क्या कारण है, और उसके साथ साथ उस औद्योगिक क्रांति का समाज और आर्थिक रूप से यानी कि समाज पर जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़े, उनका विश्लेषण करेंगे। औद्योगिक क्रांति का सरल अर्थ है हाथों से सामान बनाने की जगह बड़ी बड़ी मशीनों और कारखानों से सामान बनाना। और औद्योगिक क्रांति की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का निर्माण होने को अपन औद्योगिक क्रांति बोलेंगे। और इसके तहत ये कहा गया जो पहले हाथों से सामान बनता था, क्योंकि हाथों के द्वारा किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता था, अब वो सारा का सारा निर्माण बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाएगा। ये ऐतिहासिक बदलाव दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ। इसके पीछे कई आसान और महत्वपूर्ण कारण थे। और ये जो औद्योगिक क्रांति है यानी कि उद्योग के द्वारा वस्तुओं का निर्माण जो सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुआ, इसके निम्नलिखित कारण है। तो पहला कारण जो है आपके लोहे और कोयला की प्रचुरता। यानी कि पहले कारण की बात करें तो इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में लोहा और कोयला होने के कारण जो है वहां औद्योगिक क्रांति जो है वो शुरुआत हुई। इंग्लैंड में इस क्रांति की शुरुआत होने की पहली वजह वहां लोहे और कोयले की प्रचुरता थी। यानी कि लोहा और कोयले के भंडार अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण वहां पर जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। मशीनों को बनाने के लिए लोहे की जरूरत थी। यानी कि उद्योगों में संचालित होने वाली या उद्योगों में काम करने वाली जितनी भी मशीनें थी वो सारी की सारी मशीनों का निर्माण लोहे से होता है। और उसके साथ उन्हें चलाने के लिए कोयले की जरूरत होती थी। यानी कि उन मशीनों को चलाने के लिए उन मशीनों के ईंधन के रूप में जो है वो कोयले की जरूरत होती है। और कोयले की जो है मात्रा भी इंग्लैंड में अधिक थी। अच्छी बात यह थी कि इंग्लैंड में इन दोनों चीजें बहुत पास पास स्थित खदानों में मिल गई। और यही कारण है कि इंग्लैंड में जो है वो लोहा और कोयला जो है पास पास स्थित होने के कारण जो है वो ये औद्योगिक क्रांति वहां पर जल्दी विकसित हुई, या फिर वहां का शुरुआत होने का प्रमुख कारण यही है कि वहां पर अधिक मात्रा में लोहा और कोयला पाया गया था। अब है उपनिवेशों की उपलब्धता व सुदृढ़ वित्तीय ढांचा। यानी कि दूसरे कारण की आप बात करो तो इंग्लैंड के पास जो है उपनिवेशों की उपलब्धता ये थी। यानी कि इंग्लैंड ने उस समय तक अधिकांश देशों पर अपना राज या पर दूसरे देश को गुलाम बना दिया था, जिसके कारण उपनिवेशों की उपलब्धता, उसके साथ सुदृढ़ वित्तीय ढांचा था। यानी कि दूसरे देशों को गुलाम बनाने के कारण उनके पास वित्त यानी कि पैसों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी वजह यह थी कि इंग्लैंड के पास बहुत सारे उपनिवेश यानी गुलाम देश थे। यानी कि इंग्लैंड उस समय लगभग विश्व के सभी देशों पर राज करता, जिसके कारण उसके पास गुलाम देश ज्यादा थे, जहां से उसे बहुत सस्ता कच्चा माल जैसे कपास आसानी से मिल जाता था। और यही कारण है कि अपने गुलाम देशों से वो सस्ते में जो है वो कच्चा माल खरीद लेता था। जैसे कपास, सूती वस्त्र निर्माण के लिए कपास की आवश्यकता थी, वो सस्ते में खरीद लेता था। और बना हुआ माल बेचने के लिए एक बड़ा बाजार भी मिल जाता था। और अपने ही गुलाम देशों में जो अपने देश में जो उत्पादित वस्तुएं थी उनको बेचने के लिए बड़ा बाजार यानी कि उन गुलाम जो उनके गुलाम देश थे वहां पर वहां के रहने वाले लोगों को ये अपना बना बनाया जो सामान बेचते थे, और उनसे जो है वो कच्चा माल सस्ते दाम पर लेते थे और अपने बने बनाए जो सामान होता था वो महंगे में बेचते थे। तीसरी वजह वहां का समुद्री व्यापार और कुशल नाविक थे। और तीसरी वजह बात करें तो समुद्र के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में व्यापार किया जाता था, और इसके लिए उनके पास अच्छे नाविक होने के कारण वो नावों का संचालन अच्छे तरीके से करने के लिए कम समय में अधिक दूरी तय करते थे, जिसके कारण भी जो है वहां औद्योगिक क्रांति अधिक विकसित हुई। साथ ही इंग्लैंड में बैंकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और उसके साथ साथ इंग्लैंड में जो है बैंकिंग व्यवस्था यानी कि बैंकों का अधिक मात्रा में होना भी एक प्रमुख कारण है, और जिससे व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए आसानी से कर्ज और धन मिल जाता था। और व्यापारियों को अपने व्यापार बढ़ाने या और अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए उन बैंकों के द्वारा कम ब्याज दर पर जो है धन भी मिलता था, उसके साथ साथ ब्याज पर ऋण भी मिलता था, जिसके कारण वहां औद्योगिक क्रांति जो है वो शुरुआत सबसे पहले शुरुआत हुई। फिर अपन बात करते हैं आर्थिक जीवन पर प्रभाव, यानी कि उस समय के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। सामान का उत्पादन बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा होने लगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित होने के कारण वहां पर सामान अधिक मात्रा में और तेजी से उत्पादन होने लगा। जो सामान पहले महीनों में हाथ से बनता था वो अब कुछ ही दिनों में मशीनों से बनने लगा है। यानी कि पहले जो अपनी आवश्यकता की वस्तु थी उनको बनने में हाथ के द्वारा बनाए जाने के कारण बहुत समय लगता था, कि महीनों में जो निर्माण होता था वो अब इन मशीनों के द्वारा कुछ ही समय में जो निर्मित हो जाता था। व्यापार पूरी दुनिया में फैल गया और यातायात के नए साधन जैसे रेलगाड़ी और भाप के इंजन वाले जहाज आ गए। और ज्यादा उपनिवेश होने के कारण या फिर अधिक गुलाम देश होने के कारण इंग्लैंड का व्यापार उन देशों में अधिक या फिर पूरे विश्व में फैल गया। और उसके साथ साथ परिवहन के साधन जैसे रेलगाड़ी और भाप इंजन का भी आविष्कार हुआ, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाने के लिए जो आपके परिवहन के साधनों का विकास हुआ, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अब चलते हैं नेक्स्ट।
सामाजिक जीवन पर प्रभाव, यानी कि औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों के जीवन पर या समाज में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। लोग गांव में खेती छोड़कर नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ भागने लगे, यानी कि जो गांव के जो लोग किसान थे या फिर खेती पर निर्भर थे, खेती पर निर्भर होने के कारण उनकी जो आमदनी थी वो बहुत कम थी, इसलिए वो अब खेती को छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे, जिससे नए नए औद्योगिक शहर बच गए। और गांव के लोगों के द्वारा गांव छोड़ने के कारण, वो शहरों में जाने के कारण वहां एक नई नई औद्योगिक बस्तियां बसने लगी। समाज में दो नए वर्ग बन गए और इसी कारण जो समाज में दो नए वर्गों की उत्पत्ति हुई। पहला वर्ग था आपके पूंजीपति वर्ग, यानी कि पूंजीपति वर्ग जिनके पास पैसा बहुत था, यानी कि पूंजी के मालिक होते थे या फिर उन उद्योगों के जो मालिक होते थे, उन्होंने उनको अपन ने पूंजीपति वर्ग का। जो कारखानों के मालिक थे और बहुत अमीर थे, और वो कारखानों या फिर उद्योगों के मालिक होते थे और उनके पास बहुत ही पैसे या फिर बहुत ही अमीर होते थे। दूसरा वर्ग था श्रमिक या फिर मजदूर वर्ग, और जो दूसरे वर्ग की उत्पत्ति हुई थी वो श्रमिक या मजदूर, यानी पूंजीपतियों द्वारा स्थापित की गई उद्योगों में काम करने के लिए जिन मजदूर की आवश्यकता होती थी, उन मजदूरों के वर्ग को अपने मजदूर या श्रमिक वर्ग का है। जो गरीब थे और ये मजदूर वर्ग गरीब होते थे और कारखानों में दिन रात काम करते थे। ये पूंजीपति वर्ग द्वारा स्थापित किए गए कारखानों में दिन रात काम करते थे। शहरों में मजदूरों के रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, और इसके साथ ही शहरों में जो मजदूरों के रहने के लिए किसी भी अच्छी जगह की व्यवस्था नहीं होती थी, जिससे झुग्गी झोपड़ी और प्रदूषण जैसी समस्याएं पैदा होने लगी। और अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण ये जहां भी जगह मिल जाती वहां पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर अपना निवास स्थान बना लेते, और उसके साथ अधिक जनसंख्या, शहरों में अधिक जनसंख्या होने के कारण वहां पर पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न होने लगी। निष्कर्ष, औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड को दुनिया का सबसे अमीर देश बना दिया और इंसानों के जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। और औद्योगिक क्रांति ने जो आपके इंग्लैंड को सबसे अमीर देश बना दिया और लोगों के जीवन जीने के तरीके को बदला। जैसे ज्यादा उद्योग स्थापित होने के कारण वहां अधिक मात्रा में सामान या फिर वस्तु का उत्पादन होने के कारण वो पूरे विश्व में व्यापार करने लगे, और जिसके कारण वहां के पूंजीपति को बहुत अधिक लाभ हुआ। और उसके साथ साथ नई और आधुनिक और कम समय में तैयार होने वाली वस्तु के कारण लोगों के जीवन में बहुत ही बदलाव आया, यानी कि उनके जीवन में अलग अलग तरह की वस्तु का उपयोग करने को मिला, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो प्रश्न है वो आपके फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य राजनीतिक व बौद्धिक कारण क्या थे तथा इस क्रांति ने विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके प्रमुख राजनीतिक और बौद्धिक कारण क्या थे और इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। तो अपन बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति, तो 17 जुलाई 1789 में जो है आपके फ्रांस की क्रांति हुई थी, और इस क्रांति के बाद जो है यूरोप या फिर पूरी दुनिया में जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। 1799 17 जुलाई ईस्वी में हुई फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। यानी कि जो फ्रांस में 1799 में जनता ने वहां के राजा के अत्याचार से परेशान होकर उसके खिलाफ जो आंदोलन किया था या जो विरोध किया था, उसको ही अपन ने फ्रांस की क्रांति का है। और इसके कारण जो है ये विश्व या फिर विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, जिसके कारण पूरे विश्व में जो है राष्ट्रवाद की उत्पत्ति या राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। फ्रांस के लोगों ने अपने राजा के अत्याचारों के खिलाफ ये विद्रोह किया, और उस समय जो राजा था वो आपके फ्रांस का लुई 16वां था, और उसके द्वारा अत्याचार किए जाने के कारण वहां के लोगों ने जो है उस लुई 16वें के खिलाफ लुई 16 के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से परेशान होकर उसका विरोध किया या फिर विद्रोह किया। इस क्रांति के होने के पीछे मुख्य रूप से राजनीतिक और बौद्धिक कारण जिम्मेदार थे, और इसके पीछे मुख्य रूप से राजनीतिक और बौद्धिक, यानी कि उस समय लोगों में नई नई भावनाएं या फिर नई नई तार्किक विवेचना या तार्किक क्षमता या अपने विचारों की उत्पत्ति हो रही थी, और उसके साथ साथ उस समय की राजनीतिक स्थितियां भी बनी जिसके कारण ये क्रांति हुई। अभी पढ़ते कारण, पहला राजनीतिक कारण की बात करें, यानी कि राजा की स्थिति या फिर राज्य की स्थिति या प्रशासन की स्थिति को लेकर जो विद्रोह हुए वो उन कारणों को अपन पढ़ते। पहला था निरंकुश शासन व राजकोषीय संकट। पहला जो आपके निरंकुश शासन व राजकोषीय संकट। निरंकुश शासन का मतलब होता है उस पर राजा का जो राजा था वो आपके अहंकारी हो जाता था, या राजा पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता था, और राजा जो होता था वो सर्वसारी होता था, यानी कि खुद को सबसे ऊपर मानता था और मानता था कि मैं भगवान का प्रतीक हूं और मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं, और मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। इसको अपन निरंकुश शासन कहेंगे। तो उस समय फ्रांस में लुई 16 के द्वारा जो है निरंकुश शासन अपनाया जा रहा था, और उसके साथ साथ राजकोषीय संकट, यानी कि लुई 16 द्वारा फिजूल खर्ची करने के कारण जो है वो उस समय राजकोष में संकट उत्पन्न हो गया, यानी कि फ्रांस के राजा के पास जो है पैसों की कमी होने लगी, क्योंकि वो फिजूल खर्च या फिर ऐशो आराम में अपने पैसे ज्यादा यूज या बर्बाद कर रहा था।
फ्रांस का राजा लुई 16वां एक अत्यंत निरकुश और अयोग्य शासक था, यानी कि उस समय का शासक लुई 16वां था, जो अत्यंत ही निरकुश, यानी कि उस पर किसी प्रकार कोई अंकुश या किसी की जो है अपनी खुद की मनमानी करता था और जैसा चाहे वैसा लोगों के साथ अत्याचार करता था, उस पर किसी भी प्रकार कोई अंकुश या फिर रोक टोक नहीं थी। और उसके साथ साथ वो एक अयोग्य शासक भी था। वो मानता था कि राजा को शासन करने का अधिकार सीधे भगवान से मिला है, और उसका मानना था कि जो राजा होता है उसको शासन करने का, लोगों पर शासन करने का जो अधिकार है वो सीधा भगवान से मिला है। इसलिए वो जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखता था, और सीधा भगवान से मिलने के कारण जो है वो जनता के प्रति किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं मानता था, कि उसको मानना था कि जनता कुछ भी करे या जनता के साथ कुछ भी, उससे मेरा कोई लेना नहीं है, मेरा खुद का हित होना चाहिए, जनता के हित से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा और उसका दरबार फिजूल खर्ची में डूबा रहता था, और राजा और उसका दरबार यानी कि राजा के द्वारा नियुक्त गई मंत्री, राजा की पत्नी, राजा के पुत्र, जो भी कोई था वो फिजूल खर्ची यानी कि अन्यत्र खर्च करते रहते थे, यानी कि बिना फालतू का खर्च करते रहते थे, जिससे देश का खजाना खाली हो गया। और जो जनता से टैक्स या जनता से कर लिया जाता था, उन कर का उपयोग मुख्यतः जनता के भलाई के लिए करना चाहिए था, लेकिन लुई 16 ने जो है अपने खुद के निजी हित के लिए उस पैसे का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो है वो धन का संकट होने लगा, या फिर उसका फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली होने लगा। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट थी, यानी कि जो राजनीतिक या फिर प्रशासन था वो भी पूरी तरह भ्रष्ट था। वहां के जो अधिकारी थे वो भी लोगों से घूस या फिर पैसे लेते थे, जहां आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं था। और जिस देश का या जिस राज्य का राजा ही जो है अहंकारी या फिर निरकुश हो, वहां पर उसकी प्रजा का कोई नहीं सुनता है। उन पर भारी टैक्स लगा दी गई, और जैसे जैसे राजकोष खाली होने लगा, वैसे वैसे लुई 16वें ने अपने अधिक ऐशो आराम जीने के लिए लोगों पर अधिक कर लगा दिए, जबकि अमीर वर्ग टैक्स से मुक्त थे। और उस समय जो अमीर वर्ग था, फ्रांस का जो अमीर वर्ग था या फिर अमीर लोग थे, वो जो है वो उस कर या टैक्स से मुक्त थे, और जो कर लगाया गया था वो सिर्फ गरीब या फिर वहां की जो आम जनता थी उस पर ही लगाया गया था। अगला जो है आपके बौद्धिक कारण, अभी अपन ने पढ़े थे राजनीतिक कारण, अब बौद्धिक कारणों की बात करें, यानी कि मानसिक क्षमता को लेकर या फिर लोगों की सोच में कौन से परिवर्तन होने के कारण जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसमें पहला जो आपके वो दार्शनिकों की चेतना, यानी कि उस समय जो दार्शनिक या फिर नए नए विचार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थी, उनकी क्या योजना थी या फिर उनके मन में क्या चल रहा था। फ्रांस के महान विचारकों और दार्शनिकों की भूमिका सबसे बड़ी थी, और इस फ्रांस की क्रांति में वहां के दार्शनिक और जो महान विचारक थे उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसमें प्रमुख आपके रूसो, वोल्टेयर और मोस्टेंस्क्यू या जैसे विचारकों ने अपनी किताबों और भाषणों के माध्यम से आम जनता को जगाया था। और उस समय जो विचारक या फिर जो दार्शनिक थे उसमें आपके रूसो है, वोल्टेयर और मोस्टेंस्क्यू जैसे विचारकों ने अपनी किताबों, अपने लेखों में जो है लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश दिया। मोंटेस्क्यू ने कहा कि राजा के पास सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए, और मोंटेस्क्यू ने कहा कि जो जितनी राजा के पास जो शक्तियां है वो राजा के पास पूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक परिषद या संसद होनी चाहिए जो राजा को सलाह दे कि जनता के लिए ये काम करना चाहिए, बल्कि कानून, शासन और न्याय के अधिकार अलग अलग होने चाहिए। यानी कि कानून बनाने के लिए एक अलग संस्था होनी चाहिए, उसके साथ शासन करने के लिए अलग संस्था होनी चाहिए, और जो अधिकार है लोगों के न्याय के अधिकार है वो भी अलग अलग होने चाहिए। और ये तीनों संस्थाएं अलग अलग होगी तभी जो है देश का शासन सही रूप से काम करेगा। रूसो ने नारा दिया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और फ्रांस के बहुत बड़े दार्शनिक रूसो ने भी ये कहा कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है, उसको स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार कोई उस पर अंकुश न, वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकता है। लेकिन जो है उस समय जो है मनुष्य जो है वो या फिर मानव जो है बहुत ही या फिर जंजीरों में जकड़ा हुआ था, यानी कि हर जगह जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो खुद के अनुसार अपना जीवन नहीं जी सकता था, उसको राजा के अनुसार अपना जीवन जीना पड़ता था। इन विचारों ने फ्रांस के लोगों को राजा और चर्च के अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी, और इन्हीं विचारों या फिर इनको पढ़ने या फिर विचारों के इन्हीं विचारकों के द्वारा जो है वो भाषण देने या फिर लोगों को जागरूक करने के कारण ये राजा के और वहां पर जो चर्च था उसके खिलाफ जो है वो विद्रोह करने या फिर उनके खिलाफ जो है वो उठ खड़े हुए। अब विश्व राजनीति पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, यानी कि फ्रांस की क्रांति के बाद जो है विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, अब उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इस क्रांति ने पूरे विश्व की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया, जिसके मुख्य परिणाम निम्नलिखित है। और इस क्रांति ने जो है आपके पूरे विश्व को निम्नलिखित परिणामों द्वारा अपन समझते हैं कि निम्न प्रकार प्रभावित किया। पहला जो है आपके परिणाम आपके राजशाही का अंत और लोकतांत्रिक आदर्श।
पहले परिणाम की बात करें तो आपके राजशाही का अंत यानी कि राजा के शासन का अंत या फिर राजतंत्र का अंत हो गया। राजतंत्र के अंतर्गत राजा जो है वंशानुगत होकर जो राज करता था उसका जो है अंत हो गया, और उसके साथ साथ लोकतांत्रिक आदर्श की उत्पत्ति हुई, यानी कि लोकतांत्रिक के अंतर्गत जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, इस आदर्श या इस वाक्य की जो है शुरुआत हुई। सबसे पहला और बड़ा प्रभाव ये हुआ कि फ्रांस से राजाओं का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया, और सबसे परिणाम यही हुआ कि जो है वो फ्रांस जो है राजतंत्र या फिर राजा के शासन का जो है अंत हो गया, और वहां लोकतंत्र की शुरुआत हुई। और उसके साथ वहां पर जो आपके लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लोकतंत्र का अर्थ होता है वहां आप जनता का शासन जनता खुद अपने तरीके से और अपने लिए करेंगी, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा फ्रांस में शासन होगा। और इस क्रांति ने पूरी दुनिया को तीन बहुत सुंदर शब्द दिए, और इस क्रांति के बाद जो है वो तीन बहुत महत्वपूर्ण शब्दों की उत्पत्ति हुई, जिसमें आप स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी देश में किसी भी स्थान पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, उस पर किसी भी दूसरे का अधिकार नहीं होता, वो अपने जीवन खुद के अनुसार जी सकता है। दूसरा जो शब्द था वो आपके समान था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहने वाला या फिर किसी देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दृष्टि या फिर एक समान है, वो किसी भी धर्म या जाति या आधार पर कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, न ही भेदभाव न होना चाहिए, प्रत्येक देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान है। और उसके साथ साथ तीसरा जो शब्द था वो आपके बंधुत्व, यानी कि किसी भी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने भाईचारे के साथ रहे या फिर सभी लोग मिलजुल कर रहे। दुनिया के दूसरे देशों के लोगों ने भी इन विचारों को अपनाना शुरू किया, और ज्यादातर उस समय के यूरोप या फिर विश्व के जितने भी देश थे उनमें यही राजतंत्र से लोग परेशान हो चुके थे। जब उन्होंने फ्रांस की क्रांति के बारे में सुना और उससे उनको समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता मिलने के आसार दिखाई लगने लगे, तो उन लोगों ने भी जो है इन विचारों को अपनाया और अपने अपने देश में अपने राजतंत्र या फिर निरंकुश शासन के खिलाफ उन्होंने भी जो है वो विद्रोह या आंदोलन किया और राजाओं के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। और उसके बाद फ्रांस की क्रांति जो है वो यूरोप में राष्ट्रवाद की जनक के रूप में कही जाती है। उसके बाद यूरोप के अधिकांश देशों में भी जो है वो राजतंत्र निरंकुश शासकों के खिलाफ धीरे धीरे वहां की जनता ने आंदोलन किया, और धीरे धीरे ये जो है यूरोप से बाद में बढ़कर जो है एशिया के देशों में भी आया, और एशिया में भी जो है निरंकुश शासक थे उनको खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया, और वहां पर जो आपके लोकतंत्र सरकार या फिर साम्यवादी सरकारों की स्थापना की। फिर अपन बात करते हैं दूसरा जो कारण है वो आपके राष्ट्रवाद का उदय। और इस फ्रांस की क्रांति के बाद जो राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है किसी भी देश में रहने वाले लोग व्यक्ति का अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है उसको ही अपन जो है वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत रखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद यानी अपने देश से प्रेम करने की भावना को जगाया, यानी कि जिस प्रकार फ्रांस के लोगों ने अपने देश के प्रति भावना रखते हुए वहां पर अपनी सरकार स्थापित की, उसी प्रकार बाकी के यूरोप के देशों या फिर बाकी के विश्व के देशों ने भी जो है फ्रांस के लोगों से सीखकर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होने लगी, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रेम देश के प्रति प्रेम होने के कारण देश एकजुट होकर सभी ने देश को जो उस निरंकुश शासन को या राजतंत्र से मुक्त होकर वहां लोकतंत्र सरकारों की स्थापना की। लोग अब राजा के प्रति वफादार होने की बजाय अपने राष्ट्र के प्रति वफादार होने लगे, यानी कि पहले जो राजतंत्र में जो है लोग जो है वो राजा के प्रति वफादार होते थे, नहीं कि राजा को जो है अपना सब कुछ राजा को ही मानते थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद के उदय के बाद उन्होंने अपने देश के प्रति जो है वफादार होने लगी, यानी कि उन्होंने अपने देश को जो है अपने निजी स्वार्थ से जो है अपने देश को ऊपर रखा और राजा के प्रति वफादार न होकर देश के प्रति वफादार होने लगे या फिर देश हित के बारे में सोचने लगे। भारत के स्वतंत्र संग्राम में भी टीपू सुल्तान और बाद में राजा राम मोहन राय जैसे लोग इस क्रांति के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे, और इसी फ्रांसीसी क्रांति से जो है आपके टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय भी बहुत ही प्रभावित हुए थे, और धीरे धीरे यूरोप में फैलने के बाद 19वीं शताब्दी में जो है भारत में भी जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। असली ताकत राजा में नहीं बल्कि देश की जनता में होती है, और जो असली ताकत होती है वो किसी भी देश के राजा में नहीं बल्कि वहां पर रहने वाली जनता में होती है। जिस प्रकार जनता चाहे वैसा वो अपने अनुसार कर सकती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो प्रश्न है वो आपके नेपोलियन बोनापार्ट के उत्कृष्ट के उत्तरदायी कारण क्या है और उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था की विफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का जो है आपके राजा बनता है, और 1799 से लेकर 1815 में जो इसका शासनकाल रहता है जिसने फ्रांस को जो है अधिक सशक्त और समृद्ध बनाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व इतिहास का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक है, और नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन जो है विश्व इतिहास में बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक के रूप में माना जाता है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति होने के बाद लोकतंत्र की स्थापना होने के बावजूद इन्होंने जो है वो 1799 तक आते आते जो है
फ्रांस के सम्राट के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया और वापस से राजतंत्र की स्थापना की थी। वो फ्रांस की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था, यानी कि उसकी शुरुआती जीवन की बात करें तो वो फ्रांस की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था। लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वो फ्रांस का सम्राट बन गया था। लेकिन अपनी योग्यता और अपनी शक्ति के द्वारा जो अंत में वो लास्ट में जाकर जो है वो सम्राट का शासक, फ्रांस का जो है सम्राट बन गया था। उसके इस असाधारण उत्कर्ष के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे और उसने ये उपलब्धि हासिल की, इसके पीछे कई कारण थे। पहले कारण की अपन बात करते हो राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता व सैन्य कौशल, यानी कि पहला जो कारण हुआ राजनीतिक अस्थिरता व सैन्य कौशल, यानी कि उस समय फ्रांस की क्रांति हो रही थी, उस समय फ्रांस में जो राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि फ्रांस का शासन सही रूप से काम नहीं रहा था। राजतंत्र खत्म होने के बाद जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, वहां पर भी जो है लोकतंत्र सरकार स्थापित गई थी, वो फ्रांस का शासन सही रूप से नहीं चला पा रहे थे, तो वो भी एक कारण था। और उसके साथ साथ वो सैन्य कौशल, यानी कि उसमें एक विशिष्ट कौशल था, यानी कि सेना में वो अपना दबदबा रखता था। पहला कारण फ्रांस की क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी कि पहले कारण की बात करें तो वो राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि राजतंत्र को समाप्त करने के बाद लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। तो लोकतंत्र शुरुआत में नया नया हो रहा था, तो लोगों के हितों के लिए सही रूप से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि लोगों को जितनी उम्मीद थी लोकतंत्र स्थापित होने के बाद, उनको लगा कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसको जो है वो लोकतंत्र सरकारें पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। क्रांति के बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, यानी कि क्रांति के बाद जो है वो लोगों को ज्ञान नहीं होने के कारण वो फ्रांस का शासन सही रूप से नहीं चला रहे थे, जिसके कारण उनकी शासन व्यवस्था पूरी तरह जो है बिगड़ गई थी। भ्रष्टाचार बढ़ गया था और जनता एक मजबूत नेता चाहती थी, और लोग जो है वो खुद को, जिन्होंने लोकतांत्रिक नेता के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया था, वो अब भ्रष्टाचारी हो गए थे। और उस समय की जो सेना जनता थी वो एक मजबूत नेतृत्व या फिर नेता को चाह रही थी। नेपोलियन ने इस स्थिति का फायदा उठाया, और इसी स्थिति का जो है फायदा नेपोलियन ने उठाया और एक नेता के रूप में उभरा। दूसरा कारण उसकी अद्भुत सैन्य योग्यता और वीरता थी, और उस दूसरा जो कारण था वो सैन्य वीरता और अद्भुत कौशल था, यानी कि सेना में वो बहुत ही वीर था। उसने इटली और मिस्र के युद्धों में फ्रांस को शानदार जीत दिलाई थी, और फ्रांस का जब इटली और मिस्र के साथ जो युद्ध हुआ था, वो इसकी रणनीति के कारण जो है फ्रांस विजयी हुआ था, जिसके कारण ये बहुत लोकप्रिय हुआ था, जिससे वो फ्रांस की जनता और सेना का चहेता बन गया था। और दो युद्धों में जीत दिलाने के कारण ये फ्रांस की सेना और जनता दोनों में जो लोकप्रिय हो गया था, यानी कि प्रसिद्ध हो गया था। ये वो एक महान वक्ता भी था जो सैनिकों में जोश भर देता था, यानी कि भाषण देने या फिर बोलने में भी ये जो है समर्थ था, यानी कि बहुत ही वक्ता बहुत अच्छा था। इसके कारण ये जो फ्रांस की सेना थी उसमें जोश भर देता था, जिसके कारण भी ये सेना का चहेता था। अगला जो कारण है वो आपके नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। जब नेपोलियन राजा बन गया तो उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन इंग्लैंड को हराने के लिए एक आर्थिक योजना बनाई, यानी कि महाद्वीपीय योजना की बात करें तो जब नेपोलियन 1799 ईस्वी में जब फ्रांस का राजा बना, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े जो शत्रु था इंग्लैंड को हराने की एक योजना बनाई, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए जो है योजना बनाई, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था के तहत नेपोलियन ने पूरे यूरोप में इंग्लैंड के जहाजों और व्यापार पर पाबंदी लगा दी, और ज्यादातर फ्रांस का जो अधिकार है यूरोप के अन्य देशों पर होने के कारण इसने इंग्लैंड के साथ होने वाले उन देशों के जो व्यापार इंग्लैंड के साथ हो रहा था उन पर प्रतिबंध लगा दिया, और उसके साथ इंग्लैंड के जहाजों पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया। उसका सोचना था कि व्यापार बंद होने से इंग्लैंड भूखा मर जाएगा और आत्मसमर्पण कर देगा, और उसका मानना यह था कि जब उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो उसका जो व्यापार हो रहा है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण उसकी आर्थिक रूप से वो कमजोर हो जाएगा और भूखे मरने लगेगा। तब वो फ्रांस के सामने आत्मसमर्पण कर देगा या फिर फ्रांस का अधीनता स्वीकार कर लेगा। अब है विफलता के मुख्य कारण, यानी कि इस व्यवस्था के विफलता के मुख्य कारण क्या थे, या फिर महाद्वीपीय व्यवस्था की विफलता के क्या कारण थे। परंतु ये व्यवस्था पूरी तरह असफल रही, जिसके मुख्य कारण, और उसका सोचना था कि इंग्लैंड के साथ व्यापार बंद होगा तो इंग्लैंड भूखमरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसकी विफलता के निम्न कारण है। इंग्लैंड के पास दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना थी, और इसका प्रमुख कारण यह था कि इंग्लैंड के पास उस समय की सबसे मजबूत नौसेना थी, यानी कि नाविकों का जो है वो, या फिर पानी के अंदर चलने वाली सेना जो सबसे मजबूत थी उस समय इंग्लैंड के पास। इसलिए उसने यूरोप की नाकाबंदी का जवाब खुद शहरों की नाकाबंदी करके दिया, और उसके साथ बाकी के यूरोप के देशों का व्यापार नहीं होने के कारण, या फिर बाकी के देशों के द्वारा
इंग्लैंड की जहाजों को रोकने या फिर उस पर पाबंदी लगाने के कारण उन्होंने यूरोप के बाकी शहरों की जो है वो नाकाबंदी या फिर उनको जो है वो नाकाबंदी करके यानी कि शहर को घेर कर जो है उन्होंने उसका जवाब दिया। इससे यूरोप के देशों में जरूरी सामानों की भारी कमी हो गई और खुद फ्रांस के लोग भी परेशान हो गए। चीनी, कॉफी, कपड़ा की जो है भारी, यानी कि बड़े बड़े शहर थे, उनकी नाकाबंदी करने के कारण उस शहर के जो व्यापारी थे या फिर उस शहर के लोगों को बाहर जाने से रोक दिया, जिसके कारण उस शहर में आने वाले सामान को भी रोक दिया, जिसके कारण उन्हीं शहरों में जो है जो जरूरी सामान थे उनकी भी कमी हो गई। और इसके फलस्वरूप जो है जो फ्रांस के लोग थे वो भी जो है वो इस व्यवस्था से या फिर जो है वो परेशान हो गए, यानी कि उनको खुद के फ्रांस के खुद के लोग जो जरूरी सामानों की पूर्ति न होने के कारण परेशान हो गए और इसलिए जो है ये व्यवस्था बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। अगला जो है आपके सहयोगियों का विद्रोह एवं सैन्य क्षति, यानी कि महाद्वीपीय व्यवस्था का असफल होने का दूसरा जो कारण है वह आपके सहयोगियों का विद्रोह और सैन्य क्षति, यानी कि जो फ्रांस के सहयोगी थे उनके द्वारा भी जो है उनके साथ धोखा किया गया। यूरोप के दूसरे देश जैसे रूस और पुर्तगाल चोरी छिपे छिपे इंग्लैंड से व्यापार करने लगे, यानी कि जो फ्रांस के सहयोगी कहलाने वाले जो रूस और पुर्तगाल वो भी जो है वो फ्रांस से चुपके चुपके से जो है व्यापार कर फ्रांस से चुप कर जो है इंग्लैंड के साथ व्यापार करने लगे। जब नेपोलियन ने उन्हें रोकने के लिए रूस पर हमला किया तो भीषण सर्दी और रूसी रणनीति के कारण उनकी विशाल सेना पूरी तरह तबाह हो गई। यानी कि जब नेपोलियन ने बोला रूस को बोला कि आप इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं कर सकते तो रूस ने मना कर दिया, तो रूस पर उन्होंने हमला कर दिया और उसके उस समय जो है वो भीषण गर्मी सर्दी होने के कारण और रूसी रणनीति के कारण जो है उनकी सेना जो है पूरी तरह तबाह हो गई। संक्षेप में बात करें तो महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई जिसने उनके पतन का मार्ग तैयार कर दिया। और ये जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी वो नेपोलियन की एक बहुत बड़ी जो है भूल हुई और जिसके कारण जो है वो उसके पतन का मार्ग तैयार किया और उसकी साम्राज्यवादी पकड़ को कमजोर बना दिया। यानी कि उसने जो बहुत बड़े 15 सालों के अंदर जो बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और 1815 में वाटरलू के युद्ध में जो है वो आपके नेपोलियन जो है पूरा फ्रांस जो है लगभग आधे से अधिक फ्रांस को हार जाता है और उसके बाद इसका पतन हो गया और फिर बाकी वाले देशों ने इसको एक द्वीप पर रखा और 1821 में जो है इसकी मृत्यु हो गई। यानी कि जो इसने बहुत मेहनत से जो साम्राज्य बनाया गया था वो महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण उसके साम्राज्य का विनाश हो गया। अगला जो प्रश्न है वो आपके जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरण क्या थे और इस प्रक्रिया में बिस्मार्क की रक्त और लोह की नीति का क्या योगदान था। यानी कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके मुख्य चरण क्या थे और जर्मनी के एकीकरण में ओटो वान बिस्मार्क के द्वारा जो लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी वो क्या थी। 19वीं शताब्दी की मध्य तक जर्मनी कोई एक देश नहीं था बल्कि वो लगभग 39 छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। यानी कि सन 1800 से लेकर 1900 के बीच में यानी कि 19वीं शताब्दी के समय जो जर्मनी वो कोई एक देश नहीं था बल्कि 39 छोटे छोटे राज्यों से बना एक समूह था। इन टुकड़ों को इकट्ठा करके एक मजबूत जर्मन राष्ट्र बनाना जर्मनी का एकीकरण कहलाता है और इन छोटे छोटे 39 राज्यों को एक करके एक जर्मनी का निर्माण करना जो है जर्मनी का एकीकरण कहलाता है। इस महान कार्य को पूरा करने का श्रेय प्रशा के चांसलर या फिर प्रधानमंत्री ओटो वान बिस्मार्क को जाता है और इस 39 छोटे छोटे राज्यों को जो है वो आपके प्रशा के चांसलर या प्रधानमंत्री ओटो वान बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। जिस प्रकार भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया उसी प्रकार जर्मनी का जो एकीकरण है वो आपके ओटो वान बिस्मार्क के द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति, यानी कि बिस्मार्क के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उस नीति को अपने रक्त और लोहे की नीति या लोहे और रक्त की नीति बोला वो क्या है। बिस्मार्क अच्छी तरह जानता था कि केवल भाषणों, प्रस्तावों या लोकतांत्रिक तरीकों से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता और बिस्मार्क अच्छी तरीके से जानता सिर्फ कि लोगों को भाषण देने या फिर लोगों को प्रस्ताव भेजने या फिर लोकतांत्रिक स्थिति या फिर लोकतांत्रिक तरीकों से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। यानी कि लोगों को समझा बुझा कर जो है एकीकरण नहीं हो सकता क्योंकि इन 39 छोटी छोटी राज्यों की भाषा अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी, उनकी जो भौगोलिक स्थिति वो अलग थी। इस कारण वो सभी राज्य जो है सिर्फ समझाने से जो है एक साथ नहीं आ सकते थे। इसके लिए उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई और इसीलिए जो है वो समझाने या फिर भाषणों या फिर लोकतांत्रिक तरीके से एक साथ नहीं आने के कारण उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। इस नीति का सरल अर्थ था प्रशा की सेना को बहुत मजबूत करना और इस नीति का जो सरल अर्थ था कि जो प्रशा की सेना थी वो प्रशला का चांसलर था यानी कि जर्मनी का एक राज्य जिसका प्रशा थी उसकी सेना को बहुत ही मजबूत बनाना
और युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हराकर जबरन जर्मनी का एकीकरण करना। और जो लोग जर्मनी में शामिल नहीं होना चाहता उनको जबरदस्ती हराकर जो है उनको जर्मनी में शामिल करना। लोहा मजबूत सेना का प्रतीक था और रक्त युद्ध के अंदर बहने वाले रक्त से, यानी कि जो लोहा था वो मजबूत सेना का प्रतीक था और उसके साथ साथ रक्त का मतलब उस युद्ध के दौरान होने वाली जन हानि या रक्त जो बहता था उसकी तुलना रक्त से की है। अब अपन बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण के निर्णायक 3 चरण, यानी कि जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ, उनके बारे में पढ़ते। पहले बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति और रक्त लोहे की नीति के तहत मुख्य रूप से 3 बड़े युद्ध लड़े जो जर्मनी के एकीकरण के 3 महत्वपूर्ण चरण बने, यानी कि रक्त और लोहे की नीति के तहत उन्होंने 3 बड़े युद्ध लड़े। उन 3 बड़े युद्धों के दौरान जो है जर्मनी का एकीकरण सफल हुआ, वो मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ। पहले चरण की बात करें तो आपके पहला चरण जो आपके डेनमार्क से युद्ध हुआ था 1866 में, यानी कि प्रसा की सेना या फिर ओटोमान बिस्मार्क ने जो है डेनमार्क से 1866 में युद्ध करके उसको जो है जर्मनी में मिला दिया था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को हराया, यानी कि बिस्मार्क ने जो है ऑस्ट्रिया की सेना और बिस्मार्क की सेना ने मिलकर जो है डेनमार्क को हराया। कब की बात है? 1866। और स्लेस्विंग और होल्स्टीन नाम के 2 जर्मन प्रांतों को आजाद कराया, यानी कि डेनमार्क पर जो है वो जर्मनी के 2 प्रांत, एक था स्लेस्विंग और दूसरा था होल्स्टीन पर जो है वो डेनमार्क का अधिकार था। तो उन दो ने ऑस्ट्रिया के सहयोग से डेनमार्क को हराया और इन 2 प्रांतों पर जो जर्मनी का अधिकार हो गया। दूसरा चरण की बात करें तो आपके ऑस्ट्रिया से युद्ध 1866 में, यानी कि 1866 में जिस ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया था उसी से जो 1866 में जो है वो जर्मनी का युद्ध होता है। इसे सेडोवा का युद्ध भी कहते हैं और ऑस्ट्रिया के साथ जो युद्ध हुआ था उसको सेडोवा का युद्ध भी कहा जाता है, जो 1866 में हुआ था। बिस्मार्क ने अपने पूर्व सहयोगी ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराकर जर्मन मामलों से हमेशा के लिए बाहर कर दिया, यानी कि बिस्मार्क या फिर जर्मनी का जो सहयोगी था ऑस्ट्रिया उसको हराकर जो है उसको हमेशा से जर्मनी से बाहर कर दिया और उत्तरी जर्मन संघ की स्थापना की। और उसके बाद जो है उसने उत्तरी जर्मन संघ की स्थापना की। तीसरे चरण की बात करें तो फ्रांस से युद्ध होता है 1870 में और तीसरे चरण के तहत जो है वो जर्मनी का महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो फ्रांस से होता है और सन 1870 में होता है। इससे सेडान का युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध को जो है आपके फ्रांस के साथ जो जर्मनी का युद्ध हुआ था उसको सेडान का युद्ध भी कहते हैं। बिस्मार्क ने फ्रांस को बुरी तरह हराया और जर्मनी के दक्षिणी राज्यों को भी अपने साथ मिला दिया, यानी कि जर्मनी के दक्षिणी भागों पर जो ज्यादातर दक्षिणी प्रांतों पर जो है आपके फ्रांस का अधिकार था। तो उन्होंने इस युद्ध में फ्रांस को बुरी तरीके से हराया और दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया और एकीकरण की पूर्णता आपके 1871 ईस्वी में होती है। इस प्रकार 1871 ईस्वी में वर्साय के शीश महल में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को पूरे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, यानी कि खुद ये जर्मनी के एक छोटे से प्रांत प्रसा का प्रधानमंत्री यहाँ पर वहां का सांसद था। तो उन्होंने जो है प्रसा के विलियम प्रथम को जो है पूरी जर्मनी का जो है वो शासक बनाया और ये जो संधि हुई थी या फिर ये सम्मेलन हुआ था वर्साय के शीश महल में हुआ था। बिस्मार्क की सैन्य कुशलता बिस्मार्क की सैन्य कुशलता, अटूट कूटनीति और युद्ध नीति के बिना जर्मनी का ये ऐतिहासिक एकीकरण असंभव, यानी कि अगर वो सेना में कुशल नहीं होता या फिर सैन्य रूप से कुशल नहीं होता, उसके साथ साथ कूटनीति में भी धनी नहीं होता और युद्ध नीति के बारे में भी उसको जानकारी नहीं होती, तो वो जर्मनी का एकीकरण कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में आपके जो है वो 7 वर्षों का जो समय लगा, क्योंकि 1866 से लेकर 1871 तक जो है वो जर्मनी का एकीकरण हुआ और इसके मुख्य रूप से जो आपके 3 चरण मिलते हैं और 3 बड़े युद्ध हुए थे। एक डेनमार्क के साथ युद्ध, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ और तीसरा फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था। इस प्रकार लोहे और रक्त की नीति अपनाकर जो है वो बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण किया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो प्रश्न है आपके प्रथम विश्व युद्ध के मूल कारण क्या थे और इस युद्ध में वैश्विक राजनीति का परिदृश्य कैसे बदला दिया, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके प्रमुख कारण क्या थे और इस युद्ध में वैश्विक यानी कि इस युद्ध के बाद राजनीतिक या फिर विश्व की राजनीति में किस प्रकार परिवर्तन आया। 1914 से 1918 तक लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो आपका ये 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया और ये विश्व का प्रथम ऐसा युद्ध था जिसमें पूरा विश्व जो है इसके चपेट में आ गया, यानी कि कोई भी विश्व के देश कोई भी पीछे नहीं रहता, सभी ने जो मिलकर भाग लिया था इस युद्ध में। इस विनाशकारी युद्ध के पीछे कई गहरे और मूल कारण जिम्मेदार थे और इसके बहुत
मूल कारण या फिर इसके बहुत गहरे कारण थे। पहली बात की जाए तो आपकी गुप्त संधिया और गुटबंदी, यानी कि पहले कारण की बात करें तो आपका पहला कारण जो है वो आपके गुप्त संधिया और गुटबंदी। गुप्त संधिया यानी कि विश्व के कई देश या फिर यूरोप के कई देश आपस में मिलकर गुप्त संधिया कर रहे थे और उसके साथ साथ अलग एक गुट भी बना रहे थे। पहला मुख्य कारण यूरोपीय देशों के बीच गुप्त संधिया और गुटबाजी थी, यानी कि पहला जो मुख्य कारण हुआ यूरोप के देश आपस में मिलकर कुछ दूसरे देशों से मिल छुपकर गुप्त संधिया कर रहे थे और उसके साथ ही अलग अलग अपना गुट बना रहे थे। यूरोप के देश अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ गुप्त समझौते कर रहे थे और यूरोप के आपस में जो देश थे वो जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो गुप्त संधिया करते, यानी कि सभी को आगे निकलने की होड़ थी या फिर अपने से अधिक या दूसरे देश से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए दूसरे देशों के साथ आपस में गुप्त संधिया बना रहे थे या फिर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी जो गुप्त संधिया कर रहे थे। जिससे पूरा महाद्वीप दो बड़े गुटों मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बंट गया और गुप्त रूप से संधिया या गुटबंदी करने के कारण जो पूरा यूरोप महाद्वीप था वो दो गुटों में, एक आपके मित्र राष्ट्र और एक धुरी। मित्र राष्ट्र की बात करें तो आपके इसमें आ जाएगा ब्रिटेन आ जाएगा, रूस आ जाएगा और इसके साथ अमेरिका आ जाएगा। और वहीं धुरी राष्ट्र की बात करें तो उसमें आपके आ जाएगा इटली आ जाएगी, जर्मनी आ जाएगा, ऑस्ट्रिया आ जाएगी और उसके साथ हंगरी भी आ जाएगी। यानी कि इन देशों के जो दो गुट बने, एक को मित्र राष्ट्र बोला एक को धुरी राष्ट्र, और इसके कारण देशों के बीच शक और अविश्वास का माहौल बन गया, जिसके कारण दो देश आपस में पहले मित्र होने लगे थे या फिर मित्रता थी, उन देशों के बीच में अविश्वास होने लगा और उसके साथ आपस में शक भी होने लगा कि ये देश मेरे खिलाफ कोई बड़ी रणनीति या फिर बड़ा कोई धोखा देने का कदम न उठा रहा है, जिसके कारण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा जो कारण है वो आपके उग्र राष्ट्रवाद की बात करें, दूसरा कारण उग्र राष्ट्रवाद था जहां हर देश खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता था। यानी कि दूसरे कारण की बात करें तो उग्र राष्ट्रवाद, जिसके तहत इस राष्ट्रवाद के तहत कोई भी देश जो है दूसरे देश से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ या ऊंचा मानता था और दूसरे देशों को नीचा दिखाना चाहता था और खुद को ऊंचा दिखाना चाहता था, उसके साथ दूसरे देश को नीचा भी दिखाना चाहता था। तीसरा जो कारण है वो आपके साम्राज्यवाद और सैन्य प्रतिस्पर्धा, और उस समय जो है वो साम्राज्य का विस्तार करने और सैन्य प्रतिस्पर्धा यानी कि अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए भी आपस में जो है प्रतिस्पर्धा हो रही थी, ये भी प्रमुख कारण था। कारखानों के लिए कच्चे माल और बाजारों की होड़ में यूरोपीय देशों ने नए उपनिवेशों पर कब्जा करने की रेस लगा रखी थी, यानी कि अधिक से अधिक जो यूरोप में कारखाने या फिर उद्योग स्थापित हुए थे उनके लिए जो कच्चे माल की आपूर्ति और उसके साथ साथ अपने द्वारा उत्पादित सामान के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने नए नए उपनिवेश यानी कि नए नए देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। इसके लिए भी जो है यूरोप के अधिकांश देश आपस में रेस लगा रहे थे। साथ ही अपनी ताकत दिखाने के लिए भी अपनी सेना और अत्याधुनिक हथियारों को बढ़ाने में जुटे थे और उसके साथ साथ अपनी शक्ति दिखाने के लिए अधिक सेना में या फिर आधुनिक हथियारों का उपयोग कर रहे थे और उसके साथ साथ अपनी सेनाओं में भी वृद्धि कर रहे थे। अपन बात करते हैं कि उपनिवेशों को लेकर जो यूरोप के ज्यादातर देशों में जो है आपके होड़ हो रही, जैसे सबसे पहले भारत में डच आए, उसके बाद पुर्तगाल आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए और फिर आए आपके अंग्रेज। यानी कि ये देश जो है दूसरे देशों पर शासन करके अपनी स्थिति को समृद्ध व विकसित करना चाहते थे, इसलिए भी जो आपस में युद्ध हो रहे थे और इनमें भी होड़ मची रहती थी कि उस देश पर मैं अधिकार करूंगा, उस देश के बाजार मेरे नियंत्रण में होंगे, इसलिए आपस में लड़ रहे थे। ये कारण भी था कि उसमें प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण था। चौथा उस समय का तत्कालिक कारण सेरोज्वा हत्याकांड था, और जो उस समय का तत्कालिक कारण था यानी कि एकदम जो अचानक कारण था वो था आपके सेरोज्वा की हत्याकांड, जिसमें जो है वो आपके ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जो है मृत्यु या फिर उसकी मौत तो हो गई थी। इस बारूद के ढेर में आग लगाने का काम सेरोज्वा की घटना ने किया, यानी कि जो पहले पूरा यूरोप महाद्वीप जो है वो बारूद की तरह फटने के लिए तैयार था, उसको जो है वो उस समय आग देने का जो काम किया था वो सेरोज्वा की घटना थी, जहां 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। और उस समय 28 जून 1914 को जो है आपके सेरोज्वा में जो है फ्रांसिस फर्डिनेंड यानी कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध भड़क गया। यानी कि पहले भड़कने की या फिर युद्ध होने की कगार पर ही था, लेकिन कोई उचित रीजन या फिर कारण न मिलने के कारण सभी देश आपस में शांत बैठे, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या होती है तो ऑस्ट्रिया उस पर सेरोज्वा पर जो है हमला करता है, तो सेरोज्वा के पक्ष में भी बहुत सारे देश आते हैं, जिसके कारण फिर आपस में युद्ध होना स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल जाता
है। फिर अपन बात करते हैं वैश्विक राजनीति के परिदृश्य में बदलाव, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति में क्या बदलाव आए। इस युद्ध ने वैश्विक राजनीति के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया, जिसके मुख्य प्रभाव इस प्रकार है। और इसके कारण जो है विश्व की पूरी राजनीति एकदम से बदल गई, और जिसके कारण निम्न है। पहले कारण की बात करें तो 4 साम्राज्यवादी ताकतों का अंत हुआ। पहले कारण की बात करें तो उस समय के जो 4 साम्राज्यवादी शासकों या फिर साम्राज्य का अंत हुआ। साम्राज्यवादी का मतलब है जो अपने साम्राज्य का विस्तार पर जोर देते हैं, यानी कि अधिक से अधिक भूमि के विस्तार पर जोर देने वाली जो शक्तियां थी उनका अंत हो गया। राजनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि यूरोप के 4 बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य, यानी कि यूरोप के उस समय के जो 4 बड़े शक्तिशाली साम्राज्य थे, जिनमें पहला आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस और उस्मानी साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गए। यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों जो आपके धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आते, तो इन पर जो है वो मित्र राष्ट्र के द्वारा फिर उस युद्ध में विजय होने के कारण इन दोनों देशों पर जो है बहुत अधिक मात्रा में शर्तें या फिर उन पर जो अपमानजनक शर्तें लागू की, जिसके कारण ये दोनों देश आपस में या फिर टूट बिखर गए या फिर बिखर गए। और उसके साथ साथ दुनिया के नक्शे पर कई नए छोटे देशों का जन्म हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वो दुनिया के नक्शे पर छोटे छोटे देशों का जो है वो उत्पन्न या फिर नए देशों का निर्माण हुआ, क्योंकि इन बड़े बड़े देशों के टूटने से जो है नए देश भी बने। दूसरा जो कारण है आपके वैश्विक महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उदय, और यूरोप में युद्ध होने के कारण जो है वैश्विक महाशक्ति के रूप में अमेरिका का जो है आपके उदय होता है। दूसरा बड़ा बदलाव वैश्विक महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उदय हुआ, यानी कि यूरोप के ज्यादातर देश जो है युद्ध में शामिल होने के कारण जो उनकी अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल भी चरमरा गई, यानी कि बिगड़ गई या फिर कमजोर हो गई, जिसके कारण जो है वो नई शक्ति के रूप में अमेरिका उभरा। और उन्होंने जो है वो विश्व के अधिकांश देशों या फिर यूरोप के अधिकांश देशों को ऋण देने का या फिर पैसे देने का भी काम किया। युद्ध के बाद यूरोप के देश कर्ज में डूब गए, और युद्ध में अधिक मात्रा में पैसे खर्च होने या फिर सेना के लिए अधिक पूंजी खर्च होने के कारण जो ये बड़े बड़े देश या फिर यूरोप के अधिकांश देश जो है कर्ज में डूब गए और आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, यानी कि कर्ज में डूबने के कारण जो ये आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। और जबकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत बनकर उभरा, और इसका जो है फायदा उठाया अमेरिका ने, और ये सबसे बड़ा आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। और उन्होंने यूरोप के अधिकांश देशों को जो है पैसे देने या फिर ऋण देना भी स्टार्ट किया। अगला जो है आपके कारण है परिणाम है वो आपके राष्ट्र संघ की स्थापना। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वो यूरोप के अधिकांश देशों ने मिलकर एक राष्ट्र संघ की स्थापना की सन 1920 में। दुनिया में शांति बनाए रखने और भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए पहली बार राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, यानी कि विश्व के सभी देशों के बीच शांति बनाए रखने और आगे कोई ऐसी प्रथम विश्व जैसी बड़ी कोई युद्ध न होने के उद्देश्य से जो है राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1920 में की गई। हालांकि युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की अपमानजनक संधि ने भविष्य के लिए द्वितीय विश्व के बीच भी वो दिए थे, यानी कि वर्साई की संधि सन 1920 में जो है आपके वर्साई में संधि हुई थी, जिसके इस संधि के तहत जो है जर्मनी पर जो है अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। और इस संधि में ये कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो है जर्मनी को माना गया, और जिसके कारण जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक शर्तें थोपी गई, जिसके कारण ये पहले माना गया था कि ये द्वितीय युद्ध का प्रमुख कारण, सेकेंड विश्व युद्ध का प्रमुख कारण हो सकती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के सामाजिक आर्थिक कारण क्या थे तथा इस क्रांति में लेनिन के नेतृत्व का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे और उसके साथ साथ इस क्रांति में लेनिन का क्या योगदान था। 1917 ईस्वी में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति ने दुनिया में पहली बार एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की, यानी कि जार निकोलस द्वितीय निरकुश शासक था। रूस का जो उस समय का जो जार निकोलस द्वितीय शासक था वो बहुत निरकुश शासक था, जिसके कारण जनता उससे परेशान थी। इसलिए अक्टूबर 1917 में एक क्रांति हुई जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति जो आपके मार्क्सवादी थे, यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति थे। ये इनकी एक अलग सोच है, अलग विचार था, जो मार्क्सवादी विचारों से जो है वो कॉल मार्क्स के विचारों से प्रेरित थे। और उन्होंने जो है दुनिया में पहली बार एक साम्यवादी सरकार, यानी कि लोगों के हितों को ध्यान में रखकर चलाई गई सरकार की स्थापना की। रूस के निरकुश शासक
जार निकोलस सेकंड के खिलाफ इस बड़ी क्रांति के पीछे गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण थे और इसके निम्नलिखित आर्थिक और राजनीतिक कारण थे। पहले कारण की बात करें तो आपके सामाजिक कारण, यानी कि उस समय समाज की स्थिति या फिर समाज के कारण या फिर लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के कारण क्या कारण थे। पहला कारण था घोर असमानता और शोषण, यानी कि सामाजिक रूप से लोगों के साथ बहुत ही शोषण हो रहा था और उसके साथ साथ उनमें असमानता भी व्याप्त थी। रूसी समाज पूरी तरह असमानता पर आधारित था, यानी कि उस समय समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं था, उनको जो है वो अलग अलग दृष्टि से देखा गया, यानी कि सामाजिक रूप से सभी वर्गों को असमान दृष्टि से देखा जाता था। समाज में एक तरफ अमीर कुलीन वर्ग और चर्च के पादरी थे, यानी कि समाज में एक वर्ग के रूप में देखे तो एक तरफ देखे तो समाज के जो अमीर वर्ग थे और उसके साथ साथ जो पादरी वर्ग थे वो थे, जिन्हें सभी विशेषाधिकार प्राप्त थे और वे ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। यानी कि समाज के जो अमीर वर्ग, कुलीन वर्ग या फिर जो पादरी वर्ग थे उनको सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे और वे अच्छा खासा जीवन जीते थे। दूसरी तरफ रूस की अधिकांश जनता किसान और मजदूर थी, जिनका बुरी तरह शोषण होता था। यानी कि दूसरी तरफ बात करें तो रूस की अधिकांश जो जनता थी वो किसान या फिर मजदूर थे और जिनका जो है वो शोषण किया जाता था, यानी कि उनको समानता का जो जीवन नहीं दिया जाता था। उन अमीर और पादरी वर्ग के साथ साथ राजा के द्वारा भी जो है उन वर्गों का जो शोषण किया जाता था, जिसमें मजदूर और किसान वर्ग प्रमुख थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो कारण है वो आपके किसानों व मजदूरों की दयनीय स्थिति, और अगला जो कारण है वो आपके उस समय किसानों और मजदूरों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय या खराब थी। किसानों के पास अपनी जमीन नहीं थी और उस समय जो है वो किसानों के पास खुद की जमीन नहीं थी, यानी कि जमीन के मालिक किसान खुद नहीं होते थे और वे दासों जैसी स्थिति में जी रहे थे, यानी कि वो दासों की स्थिति, यानी कि दास के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहीं औद्योगिक क्रांति के कारण शहरों में आए मजदूरों की दशा भी बहुत दयनीय थी, यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण जो है वो यूरोप के अधिकांश देशों के साथ साथ इस रूस में भी जो औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण जो खेती छोड़ या फिर गांव के जो लोग शहरों में आए थे उद्योगों में काम रोजगार बनने के लिए, उनकी स्थिति भी जो है बहुत ही खराब थी। उन्हें बहुत कम मजदूरी में 12 से 14 घंटे अस्वास्थ्यकर कारखानों में काम करना पड़ता था, यानी कि जो लोग काम की तलाश में या फिर उद्योगों में काम करने के लिए गांवों को छोड़कर शहरों में आए थे, उनकी स्थिति भी बहुत ही खराब थी। उनको 12 से 14 घंटे के लिए जो है अस्वास्थ्यकर, यानी कि स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं हो कारखाने, उन कारखानों में काम करना पड़ता था। इस कारण उनकी स्थिति भी बहुत ही दयनीय थी। इस सामाजिक भेदभाव ने आम जनता में भारी असंतोष पैदा कर दिया और इस सामाजिक असमानता ने जो है लोगों में भारी जो असंतोष, यानी कि राजा के प्रति जो है वो असंतोष, यानी कि मन में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न कर दी। अगला जो आपके कारण है वो आर्थिक कारण, यानी कि उस समय के आर्थिक कारण क्या थे। सामाजिक कारण अपने पढ़ लिए, अब आर्थिक करने की लोग आर्थिक रूप से सक्षम थे, यानी जर्जर व युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्था। प्रमुख आर्थिक कारण यही था कि जर्जर व युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्था, यानी कि उस समय युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में रूस द्वारा शामिल होने के कारण वहां की अर्थव्यवस्था बहुत ही बिगड़ गई थी या फिर चरमरा गई थी। आर्थिक कारणों में रूस की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वजह थी, यानी कि आर्थिक रूप से देखे तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही पिछड़ी हुई थी, क्योंकि एक तो रूस का आकार बहुत बड़ा था, उसके साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी या पिछड़ी हुई थी। रूस मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था, यानी कि उस समय जो है रूस जो है मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था, यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो कृषि पर निर्भर थे। लेकिन खेती के पुराने तरीकों के कारण पैदावार बहुत कम होती थी, यानी कि कृषि प्रधान देश था लेकिन उस समय कृषि की प्राचीन पद्धतियों या फिर परंपरागत पद्धतियों के कारण वहां जो कृषि से उत्पाद होता था या उपज होती थी वो बहुत ही कम होती थी, जिससे व्यक्तियों को अपना घर चलाने या फिर अपना जीवन यापन करने में भी कठिनाई आती थी। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण रूस की आर्थिक स्थिति बुरी तरह तबाह हो गई, यानी कि प्रथम युद्ध में भाग लेने के कारण अपनी सेना को हथियार देने, उसके साथ सेना को वेतन देने और सेना की आवश्यक हथियारों की पूर्ति करने के लिए उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही बिगड़ गई, यानी कि पैसों का उपयोग युद्ध में हो गया। युद्ध की वजह से कारखाने बंद हो गए और युद्ध की वजह से श्रमिक नहीं मिलने के कारण जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया है, जिसके कारण कारखाने भी बंद हो गए, या फिर पैसे का निवेश न होने के कारण, सारी पूंजी युद्ध में लगने के कारण, उद्योगों में निवेश न होने के कारण उद्योग या कारखाने भी बंद हो गए, व्यापार ठप हो गया और देश में अनाज की भारी कमी हो गई। यानी कि जब उद्योगों में सामान उत्पादन होना कम हो गया या उत्पादन होना बंद हो गया तो व्यापार अपने आप ठप हो गया और उसके साथ साथ अनाज की भारी कमी, यानी कि जो खेती करने वाले व्यक्तियों की सेना में भर्ती होने के कारण अब खेती करने के लिए लोग नहीं थे, इसके कारण अनाज में भी कमी होने लगी। शहरों में भूखमरी फैल गई और लोग रोटी के लिए सड़कों पर उतर गए और अनाज की कमी होने के कारण शहरों में जो है वो
भूखमरी आ गई, यानी कि लोगों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था। और उसके साथ साथ जो गांव के जो शहर में रहने वाले जो गरीब लोग थे वो रोटी के लिए जो सड़कों पर उतर गए और राजा से जो है रोजगार या फिर रोटी मांगने लगे। क्रांति में लेनिन के नेतृत्व का मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं कि इस क्रांति में लेनिन ने किस प्रकार नेतृत्व किया, उसके मूल्यांकन की बात करते हैं। इस कठिन समय में व्लादिमीर लेनिन ने रूस की जनता को एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया, जिसका मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं से किया जा सकता है। और इस क्रांति का जो नेतृत्व वो लेनिन के द्वारा किया गया, जिसको अपन निम्न बिंदु से पढ़ सकते हैं। पहला है भूमि, शांति और रोटी का ऐतिहासिक नारा। और उन्होंने दिया कि भूमि, शांति और रोटी का एक ऐतिहासिक नारा दिया, जिसके कारण लोग उसके साथ ज्यादा जुड़े। भूमि का मतलब कि रूस में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास खुद की भूमि होनी चाहिए, और उसके साथ साथ शांति भी होनी चाहिए, यानी कि राजा के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना फालतू का परेशान नहीं किया जाए। और रोटी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए खुद के पास रोटी उपलब्ध हो। तो इस नारे के द्वारा रूस के ज्यादा लोग जो है लेनिन के साथ जुड़े। लेनिन एक महान दूरदर्शी नेता और कुशल संगठनकर्ता था, यानी कि लेनिन जो था वो दूरदर्शी, यानी कि दूर का सोचने वाला और उसके साथ संगठनकर्ता नेता था, यानी कि संगठन को बनाने वाला नेता था। उन्होंने आम जनता की नब्ज को समझा और भूमि, शांति और रोटी को एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली नारा दिया। यानी कि इन्होंने आम जनता की नब्ज, यानी कि आम जनता के सबसे अधिक काम करने वाले वस्तुओं को नारे के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे सबसे ज्यादा उनको भूमि की आवश्यकता थी, रोटी की आवश्यकता थी और उसके साथ साथ शांति की भी आवश्यकता थी। तो उन्होंने इस नारे के द्वारा जो है अधिक मात्रा में लोगों को जोड़ा। इस नारे ने रूस के भूखे मजदूरों और पीड़ित किसानों को एक मंच पर ला खड़ा किया। और ये शांति, रोटी और भूमि का नारा दिया, जिसके कारण रूस के अधिकांश किसान और मजदूर वर्ग जो है एक ही मंच पर आ खड़े हुए और उन्होंने मिलकर जो है वो रूस के शासन या फिर प्रशासक के खिलाफ जो है वो आंदोलन किया। उन्होंने बाल्शविक दल को एक अनुशासित और क्रांतिकारी सेना के रूप में तैयार किया। और जो बाल्शविक लोगों का जो दल था, समूह था, उनको एक सेना के रूप में इन्होंने जो है आपके तैयार किया, अनुशासित यानी कि अनुशासन का पालन करने वाले, और उसके साथ साथ एक मजबूत या क्रांतिकारी सेना के रूप में तैयार किया, जिन्होंने जो है रूस की उस निकोलस जार सेकंड की शासन व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दिया। अगला जो है आपके सत्ता परिवर्तन और ऐतिहासिक क्रांतिकारी सुधार, यानी कि लेनिन के द्वारा जो आपके एक तो सत्ता परिवर्तन, यानी कि राजतंत्र का अंत करके वहां पर साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई, और उस ऐतिहासिक क्रांतिकारी सुधार भी हुआ। लेनिन ने अपनी सैन्य टुकड़ी लाल सेना की मदद से अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी कि लेनिन ने जो अपनी सेना, बोल्शेविक समूह की जो सेना बनी थी, उनको लाल सेना भी कहते हैं, और उन्होंने अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका और कब्जा कर लिया, यानी कि सत्ता पर जो है खुद का कब्जा हो गया। सत्ता में आते ही उन्होंने रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकाला, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकाला, यानी कि ये घटना जो 1917 में हुई थी, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर जो है 18 तक चला था। तो जैसे ही लेनिन की सरकार आई, उसने जो है रूस को जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकाल दिया। जमींदारों की भूमि को किसानों में बांट दिया, और जो जमींदारों के पास बहुत सारी भूमि थी उनको जो है किसानों में बांट दिया, और कारखानों पर जो है वो मजदूरों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। और उसके साथ साथ जो कारखाने जो है किसी एक व्यक्ति या फिर पूंजीपति व्यक्ति द्वारा चलाए गए थे, उन पर जो है मजदूरों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। निष्कर्ष निष्कर्ष के तौर पर लेनिन के बिना रूसी क्रांति की सफलता और रूस का एक महाशक्ति के रूप में बदलना पूरी तरह असंभव था। यानी कि अगर लेनिन नहीं होता तो रूस की क्रांति कभी भी सफल नहीं होती, और रूस जो है महाशक्ति के रूप में कभी भी नहीं उभरता, क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध में उसका विनाश हो जाता था। उन्होंने विश्व इतिहास को एक नया आर्थिक और राजनीतिक वैचारिक ढांचा दिया, और उन्होंने एक नया जो है राजनीतिक और आर्थिक ढांचा दिया, जिसके तहत उन्होंने एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की थी। साम्यवादी का मतलब ऐसी सरकार जो लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और उसके साथ साथ लोगों के हितों के लिए ही काम करेगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो प्रश्न है वो आपके इटली में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे, और मुसोलिनी की गृह एवं विदेश नीति के प्रमुख विशेषताएं क्या थी। यानी कि इतने में से कौन से कारण हुए जिसके कारण फांसीवाद का उदय हुआ, और उसके साथ साथ जो फांसीवाद का जनक कहे जाने वाला मुसोलिनी था, उसकी गृह व विदेश नीति क्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में एक नई राजनीतिक विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे फांसीवाद कहा जाता है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में जो एक नई विचारधारा पनपी, जिसको अपन फांसीवाद कहते हैं, इसका नेतृत्व बेनिटो मुसोलिनी ने किया था। और फांसीवाद का जो नेतृत्व तो वो आपके बेनिटो मुसोलिनी ने किया था। इटली में फांसीवाद के उद्देश्य और मुसोलिनी की नीतियों के पीछे कई मुख्य वजह थी, और इसके पीछे
कई मुख्य कारण थे। अब अपन बात करते हैं फांसीवाद। फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक ही व्यक्ति जो है वो सर्वशक्तिमान होगा, यानी कि इस विचारधारा के तहत जो है वो एक ही व्यक्ति सर्वशक्तिमान होगा, या फिर एक ही व्यक्ति की विचारधारा काम आएगी, बाकी किसी से कोई लेना नहीं देगा, वो अपने अनुसार जो है अपने देश का संचालन करेगा, जिसमें लोकतंत्र को बिल्कुल भी नकारा गया, यानी कि लोकतंत्र सरकारों को तो बिल्कुल भी नकारा गया था। और इसके उद्देश्य के मुख्य कारण, यानी कि फांसीवाद के जो है उद्देश्य के मुख्य कारण है, पहला जो आपके कारण है प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्वासघात, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी कि इटली जो आपके था वो आपके मित्र राष्ट्रों के समूह के साथ था, लेकिन इसके साथ जो है वो मित्र राष्ट्र के देशों के द्वारा विश्वासघात किया गया, क्योंकि युद्ध में जो है जीते हुए प्रदेशों पर जो है बाकी वाले देशों ने ज्यादा अधिकार किया, लेकिन इटली को उसकी अपेक्षा कम ही अधिकार दिए गए। युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत के बावजूद वर्साई की संधि में इटली को उसकी मर्जी के मुताबिक इलाके नहीं मिले, यानी कि जो मित्र राष्ट्रों ने युद्ध जीता उन मित्र राष्ट्रों में इटली भी शामिल था। और वर्साई की संधि जो 1920 में वर्साई की संधि हुई थी, उसमें जो है इटली अपनी मर्जी से जिन इलाकों को चाहता था वैसे इलाके इटली को मिले नहीं, जिससे इटली की जनता में भयंकर असंतोष था, यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक इलाके न मिलने के कारण जो इटली के जनता थी उसमें भारी असंतोष था। दूसरा जो है आपके खराब आर्थिक स्थिति। फांसीवाद के उद्देश्य का दूसरा प्रमुख कारण है उस समय की खराब आर्थिक स्थिति, यानी कि युद्ध में भाग लेने के कारण इटली की भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। युद्ध के बाद इटली में बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी बहुत बढ़ गई, यानी कि युद्ध के बाद 1918 में युद्ध बंद होने के बाद इटली में बेरोजगारी बढ़ गई थी, यानी कि उद्योग धंधे ठप पड़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ गई। उसके साथ महंगाई, यानी कि वस्तु का उत्पादन कम होने और कृषि भी कम होने के कारण वहां पर महंगाई भी, यानी कि खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए। और उसके साथ साथ भूखमरी बहुत, यानी कि अनाज की कमी होने के कारण भी भूखमरी भी बहुत बढ़ गई। मजदूर और किसान लगातार जगह जगह हड़ताल कर रहे थे, और मजदूर और किसानों को सही काम नहीं मिलने और उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण वो जगह जगह पर हड़तालें और आंदोलन कर रहे थे। अगला जो कारण था वो आपके साम्यवाद का डर। अगला जो कारण था वो आपके फांसीवाद का अगला कारण उदय होने के कारण था साम्यवाद का डर। साम्यवाद का यानी कि जनता के हित के लिए बनाई गई सरकार और जनता के द्वारा ही चलाई जाती थी। तो इटली के अमीर और पूंजीपति वर्ग को डर था कि रूस की तरह उनके देश में भी साम्यवादी क्रांति न हो जाए, यानी कि इटली के जो अमीर और पूंजीपति वर्ग थे उनको भी यही डर था कि रूस की तरह हमारे देश में भी कहीं साम्यवादी सरकार की स्थापना न हो जाए। साम्यवादी सरकार के तहत सारे जो भूमि का बंटवारा या फिर सरकार की जितनी भी संपत्ति है, देश की संपत्ति, वो सभी लोगों में समान रूप से बांट दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति का उस पर विशिष्ट अधिकार नहीं होगा, सभी लोगों में समान बांट जाए। इसलिए वहां के जो पूंजीपति और अमीर वर्ग थे उनको डर था कि हमारे जो उद्योग धंधे है वो आम व्यक्तियों को सौंप दिए जाएंगे, उसके साथ साथ जमीन पर अधिकार भी हमारा नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने जो उस समय जो है वो मुसोलिनी का साथ दिया, ताकि अपना हित साधने के लिए उन्होंने जो मुसोलिनी का साथ दिया या फिर लोगों की अवहेलना की गई। इसलिए उन्होंने मुसोलिनी के फांसीवाद को अपना पूरा वित्तीय व नैतिक समर्थन दिया, यानी कि साम्यवादी सरकार की स्थापना का डर से वहां के पूंजीपति और अमीर वर्ग था, उन्होंने मुसोलिनी की सरकार को नैतिक और आर्थिक यानी कि अपने विचारों से भी समर्थन दिया और उसके साथ वित्तीय यानी कि पैसों से भी समर्थन दिया। मुसोलिनी ने खुद को एक मजबूत और अनुशासित नेता के रूप में पेश किया और सत्ता हथिया ली, और मुसोलिनी ने खुद को एक मजबूत यानी कि शक्तिशाली और अनुशासित नेता के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके कारण उसने इटली की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब अपन बात करते हैं मुसोलिनी की गृह नीति यानी कि डोमेस्टिक पॉलिसी, यानी कि गृह अपने खुद के देश को लेकर उसकी क्या नीति थी, यानी कि देश में उसने कौन सी नीति अपनाई। गृह नीति में मुसोलिनी ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सभी विपक्षी दलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि देश के अंदर उसकी गृह नीति की बात करें या फिर डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करें तो उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो देश में अन्य जो उसके प्रति विरोधी या फिर उसके विरोधी जो दल थे, विपक्षी दल थे, उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि इटली में फांसीवाद के अलावा कोई भी दल नहीं होगा, उन दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और केवल फांसीवादी पार्टी को ही वैध रखा, यानी कि उन्हीं पार्टी को वैध रखा, या तो फांसीवादी विचारधारा से प्रेरित है या फिर फांसीवादी को मानने वाली सरकारों या फिर पार्टियों को ही उन्होंने वैध दे रखा। उसने प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह खत्म कर दिया और उसके साथ साथ प्रेस और अभिव्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार या अपने विचार प्रस्तुत करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और लोगों को जागरूक करने के लिए जो समय समय पर प्रेस के द्वारा समाचार पत्र प्रस्तुत किया था, तो उस प्रेस पर भी जो है उन्होंने रोक लगा दी, जिससे कोई उसके विरोध में विद्रोह न हो।
उसने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े नियम बनाए और हड़तालों पर रोक लगा दी। और उसने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कड़े नियम बनाए, जो मजदूरों और किसानों के द्वारा हड़तालें की जा रही थी उसको बंद किया गया, जिससे उद्योगों में उत्पादन बढ़ा। यानी कि समय समय पर मजदूर और किसानों के द्वारा जो है वो अधिक मूल्य की वृद्धि के लिए पैसे को बढ़ाने को लेकर जो आए दिन हड़तालें होती थी, जिसके कारण उद्योग धंधे ठप पड़ जाते थे। उन हड़तालों पर रोक लगाने के कारण जो है वो उद्योगों में उत्पादन बढ़ा, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। अगला जो है मुसोलिनी की विदेश नीति, यानी कि विदेशों को लेकर मुसोलिनी की क्या नीति थी। विदेश नीति में मुसोलिनी अत्यंत उग्र और साम्राज्यवादी था। वो इटली को फिर से प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह शक्तिशाली बनाना चाहता था। यानी कि उग्र और साम्राज्यवादी, यानी कि अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। और इसी विचारधारा के तहत वो इटली की जो है प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह विस्तारित करना चाहता था। और उसने नारा दिया, जो युद्ध नहीं करता वो जीवित नहीं रह सकता। और उसने प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह शक्तिशाली और बहुत विस्तृत बनाने के लिए उसने एक नारा दिया, कहा कि जो व्यक्ति युद्ध नहीं करता वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में युद्ध करना चाहिए, जिसके कारण लोगों ने युद्ध किया और अपने राज्य इटली का विस्तार किया। अब है उग्र साम्राज्यवाद का परिणाम। अपनी इसी नीति के तहत उसने 1935 में एबिसिनिया इथोपिया पर हमला करके उस पर अवैध कब्जा कर दिया। यानी कि अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत, यानी अपने साम्राज्य के विस्तार करने के तहत उसने 1935 में इबिसिनिया, जिसको अपन इथोपिया भी कहते हैं, उस पर अवैध कब्जा कर लिया। और बाद में उसने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के साथ सैन्य और राजनीतिक हाथ मिला दिया। और उसके बाद उन्होंने जर्मनी के जो तानाशाह था हिटलर, नाजीवाद का समर्थक, उसके साथ हाथ मिलाकर जो है वो उन्होंने राजनीति को आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के भड़काने का मुख्य कारण बना। और उसके बाद हिटलर और मुसोलिनी ने मिलकर जो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण यही बना कि जर्मनी ने जो है अधिकांश देशों पर अपना अधिकार स्टार्ट किया। यानी कि इनकी साम्राज्यवादी नीति के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के भड़काने के मुख्य कारण क्या थे तथा राष्ट्र संघ की असफलताओं से सीख लेते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई। यानी कि उस समय के जो है वो सेकेंड विश्व युद्ध के क्या कारण थे, और राष्ट्र संघ जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी वो असफल क्यों हुआ, और उसकी असफलता से सीख लेते हुए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कैसे हुई। 1939 से 1945 तक लड़ा गया द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयानक और विनाशकारी युद्ध था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय इतने आधुनिक हथियारों का निर्माण नहीं हो गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय अत्यधिक आधुनिक हथियारों के निर्माण के कारण ये बहुत ही भीषण युद्ध लड़ा गया। और ये सन 1939 से लेकर 1945 के मध्य चला। इसके भड़कने के पीछे कई ऐतिहासिक कारण थे, और इसकी समाप्ति के बाद दुनिया में शांति के लिए एक नई सशक्त संस्था बनाई गई। और इसके होने के कई कारण थे, और इसके समाप्त होने के बाद विश्व के सभी देशों में शांति स्थापित करने के लिए एक नई संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्माण किया गया। अब अपन पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को। द्वितीय विश्व युद्ध भड़काने के मुख्य कारण, पहले कारण की बात करते हैं वर्साई की अपमानजनक संधि। यानी कि 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, वो संधि जो है विश्व युद्ध के सेकंड विश्व युद्ध होने का प्रमुख कारण रही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजेता देशों ने जर्मनी पर बहुत ही कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी। यानी कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा, विजेता गुट मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि 1920 में जो वर्साई की संधि हुई थी, उसमें जर्मनी को जो है प्रमुख दोष या फिर प्रमुख कारण, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण जर्मनी को मानते हुए उस पर बहुत ही अपमानजनक और कठोर शर्तें थोप दी थी, जिससे जर्मन जनता में बदले की तीव्र भावना सुलग रही थी। और इस अपमानजनक शर्तों के कारण जो जर्मन की जनता थी उसमें जो है बदले की भावना सुलग रही थी। दूसरा जो कारण है वो आपके तानाशाह का उदय और राष्ट्र संघ की विफलता। यानी कि उसमें हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह का उदय हुआ। दूसरा जो कारण है वो आपके मुसोलिनी और हिटलर जैसे तानाशाह का उदय। जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद और इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना की। यानी कि नाजीवाद और फांसीवाद दोनों एक ही विचारधारा है, यानी कि इसमें किसी भी दूसरे व्यक्ति की नहीं चलती। यानी कि लोकतांत्रिक सरकारों की अवहेलना की जाती है, उसके तहत एक ही व्यक्ति सर्वे आता है जो अपने अनुसार अपने देश को चलाता है। दोनों ही तानाशाह युद्ध प्रेमी और घोर साम्राज्यवादी थे, और ये दोनों ही जो तानाशाह थे ये जो साम्राज्यवादी अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहते थे और उसके साथ साथ युद्ध में विश्वास करते थे। तो अधिक अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत उन्होंने
अपने आसपास के देशों पर अधिकार करना शुरू किया, जिसके कारण जो है सेकंड विश्व युद्ध हुआ। जिसके तहत प्रथम की बात करें तो आपके इसके द्वारा जर्मनी के द्वारा पोलैंड देश पर अधिकार करने के कारण जो है दूसरे युद्ध की शुरुआत होती है। 1939 में जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया, जिसके कारण सेकंड विश्व युद्ध शुरू होता है। तीसरा जो कारण है वो राष्ट्र संघ की कमजोरी, यानी कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था उसकी कमजोरी भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी ये संस्था शक्तिशाली देशों को आक्रमण करने से रोकने में पूरी तरह नाकाम रही, यानी कि राष्ट्र संघ के पास खुद की सेना न होने के कारण ये शक्तिशाली राष्ट्रों को आक्रमण करने से रोक नहीं पाई, जिसके कारण भी सेकंड विश्व युद्ध हुआ। फिर तत्कालीन कारण पोलैंड पर आक्रमण, यानी कि उस समय का सेकंड विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो उस समय पर जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर अधिकारी आक्रमण किया गया। इस महाविनाशक युद्ध की तत्कालिक चिंगारी 1 सितंबर 1939 को तब भड़की जब हिटलर ने पोलैंड पर बर्बर हमला किया, यानी कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर के द्वारा जो है पोलैंड पर आक्रमण किया गया, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया और 1 सितंबर 1939 से जो है वो आपके सेकंड विश्व युद्ध जो है आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कारण अब अपन बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों हुई या फिर उसके क्या कारण थे। जब 1945 में युद्ध समाप्त हुआ तब तक परमाणु बमों के इस्तेमाल से दुनिया की भयानक तबाही हो चुकी थी, यानी कि 6 व 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम फेंके गए और उस परमाणु बम फेंके जाने के बाद जो है वो इस युद्ध की समाप्ति हो गई। और उस समय विश्व के अधिकांश लोगों ने जो है परमाणु बम की जो है वो भयानक तबाही को देखा और दुनिया के नेताओं ने महसूस किया कि पुरानी संस्था की कमजोरियों को दूर करके एक नई और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाना बेहद जरूरी है। और उस समय के जो देशों के या फिर दुनिया के जो महान नेता थे उन्होंने ये महसूस किया कि जो पुरानी संस्था राष्ट्र संघ थी उसको अब समाप्त करके उसकी जगह एक नई संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी चाहिए। और इसी सोच के साथ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और 24 अक्टूबर 1945 को जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की और इसके तहत विश्व के सभी देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होंगे और कुछ जो शक्तिशाली देश थे उनको वीटो पावर या फिर अधिक शक्ति दी गई जो आने वाले समय में ऐसे युद्धों को रोकने का प्रयास करे या फिर रोक सके। यूएनओ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य व नीतियां, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की मुख्य उद्देश्य व नीतियां, मजबूत सुरक्षा परिषद व वीटो पावर, यानी कि प्रमुख जो उद्देश्य वो आपके मजबूत सुरक्षा परिषद व वीटो पावर। पहला उद्देश्य ये था कि नए संगठन के पास सदस्य देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए एक मजबूत सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल हो, यानी कि पहला उद्देश्य ये था कि जो संगठन अपने बनाया उस संगठन के जितने भी सदस्य देश है उनके द्वारा कोई युद्ध छेड़ा जा रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा परिषद की स्थापना, जिसमें शक्तिशाली देशों को वीटो पावर दी गई ताकि वे मिलकर आक्रामक देशों के खिलाफ फैसले ले सके। और उसमें कुछ लोगों को कुछ शक्तिशाली देशों को वीटो पावर दी गई जिसके तहत वो आक्रामक जो देश है या फिर दूसरे देशों पर हमले कर रहे उनको रोक सके। जैसे किसी के देश के द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण किया जाता है या फिर हमला किया जाता है तो ये बात यूएनओ में जाती है, जहां पर जो वीटो पावर वाले देश जो है वो उस देश के पक्ष में अगर मत नहीं देते तो ये बात वहीं पारित नहीं हो पाती, जिसके कारण फिर उस देश को युद्ध रोकना पड़ता है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र संघ की स्थापना होगी उसकी जो असफलता होने के कारण जो सेकंड विश्व युद्ध के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होगी और उसके साथ उसको एक सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया जिसके कारण उसके पास सैन्य शक्ति भी है, जिसके कारण आज तक जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे विश्व युद्ध होने को रोक पा रही या फिर बहुत शक्तिशाली देशों के बीच में जो आए दिन जो है वो अपनी प्रतिस्पर्धा या फिर आगे बढ़ने के होड़ में प्रतिस्पर्धा करें उनके युद्ध बड़े एक युद्ध को रोकने में सक्षम आज तक जो है सक्षम रही है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो है आपके सामाजिक आर्थिक कल्याण एवं सर्व समावेशी भागीदारी, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्य उद्देश्य ये तो है कि आने वाले समय में देशों के मध्य युद्ध को तो रोका जाए, उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से कल्याण की बातों पर जोर दे और उसके साथ साथ सर्व समावेशी यानी कि सभी के विकास पर भी भागीदारी पर भी जोर दे रही है। दूसरा उद्देश्य केवल युद्ध रोकना ही नहीं बल्कि दुनिया से गरीबी बीमारी और निरक्ष मतलब अनपढ़
निरक्षरता को खत्म करना भी है। यानी कि जो यूएनओ या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका जो दूसरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य युद्ध रोकना, यानी कि सिर्फ युद्ध रोकना ही इसका उद्देश्य नहीं है, उसके साथ साथ दुनिया से गरीबी को हटाना है, बीमारी को भी कम करना है, यानी कि गरीबी को भी हटाना है, उसके साथ साथ आए दिन जो बीमारी फैल रही है उसको भी कम करना है। और निरक्षरता का मतलब है अनपढ़, यानी कि लोगों को शिक्षा भी देना है, को खत्म करना है, क्योंकि यही चीजें आगे चलकर युद्ध का बुनियादी कारण बनती है। और यही कारण जो है वो यही चीजें जो है आगे जाकर युद्ध का, यानी कि किसी भी देश में अगर गरीबी है, उसके साथ साथ बीमारी है और उसके साथ साथ अनपढ़ता है, तो वही कारण जो है वो किसी भी देश में युद्ध के कारण बनती है। इसलिए यूनेस्को और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसी विशेष की एजेंसियां बनाई गई है, और समय समय पर जो है वो आए दिन जो है अपने प्राचीन सभ्यता या फिर जो स्थान है उनको जो है संरक्षण देने के लिए, या फिर जातियां है या फिर जानवरों को संरक्षण देने के लिए, या फिर किसी प्राचीन स्थल को सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को की स्थापना, और उसके साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि लोगों की बीमारी को दूर करने और लोगों के स्वास्थ्य को जानने के लिए जो आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी स्थापना की गई है। सबसे बड़ी ऐतिहासिक सीख ये थे कि इस बार अमेरिका और सोवियत संघ जैसी सभी वैश्विक महाशक्तियों को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया। और इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक यही थी कि जो राष्ट्र संघ था उसमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश उसका सदस्य नहीं था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का अमेरिका और रूस जैसा शक्तिशाली देश दोनों ही इसके सदस्य है, और इनको स्थायी सदस्य बनाए, और इसके साथ इनको वीटो पावर भी दी गई है, ताकि कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मनमानी न कर सके और सामूहिक सुरक्षा बनी रहे। और इतने शक्तिशाली देशों का सदस्य होने के कारण कोई भी छोटा देश जो है वो अपनी मनमानी न कर सके। अगर मनमानी करता भी है तो इन देशों के द्वारा उसको धमका दिया जाता या फिर उनको बात के द्वारा समझा दिया जाता। तो उनकी शक्ति के डर के कारण जो है आज तक कोई दूसरा देश जो है वो युद्ध करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। और आज के समय में भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है आने वाले समय में होने वाले युद्धों पर रोक लगाई जा रही है। धन्यवाद। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद रहेगी कि ये क्लास आपके आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो।